सबसे ज्यादा कंपलसरी, क्योंकि हेलो, हाँ, अगर लेक्चर्स वगैरह तुम लोगों का मिस हो गया तो फिर ये समझो कि वो तो मैं अच्छा इंसान हूं कि तुम लोगों को दोबारा चांस दे देता हूं पढ़ने का, किसी रनिंग बैच के अंदर बिठा देता हूं, राइट। अगर मैं सेक्रीफाइस ना करूं तो तुम लोगों को तकलीफ आ सकती है, प्रॉब्लम बढ़ सकती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं हर बार कॉपरेशन करूंगा, मतलब अगर जानबूझ के कोई ज्यादा ही ओवर गलती कर रहा है तो मैं उसे फिर नहीं एडजस्ट करूंगा। एडजस्टमेंट उसे किया जाता है जो थोड़ी बहुत मिस्टेक कर रहा है, उसको हम कर देते हैं एडजस्ट कि बहुत असेंशियल था इसके लिए छुट्टी लेना, या कुछ इमरजेंसी आ ही गई थी, तो वहां पर एडजस्टमेंट चलेगा। लेकिन अगर ज़्यादा ही गलती कर रहा है तो बच्चा हमारी नज़र में रहता है कि ये बच्चा सिंसियर नहीं है, तो फिर हम उस बच्चे को दंड भी दे सकते हैं, राइट। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, ठीक है ना, सुन लिया पूरा। और पीछे सबसे लास्ट में, भैया जी बिहार जाना वापस, तुम दोनों, नैना और मजनू। दोनों सुन लेना कान खोल के। बैठ जाओ। तो देखिएगा, आज मैं पूरी कहानी बोल के आप लोगों को सुनाऊंगा। इस पे बोर्ड पे केवल एक ही चीज लिखूंगा, रिवीजन, ठीक है ना। दो यूनिट का रिवीजन देने वाला हूं आप लोगों को, ठीक है। पढ़ के आए हो नहीं आए हो? खड़े हो जाओ, कौन कौन पढ़ के नहीं आया। अब नहीं होंगे, सारे ही पढ़ के आए। संडे कितनी तारीख का आ रहा है? दो को, हाँ तो दो को संडे को। टाइम 10 से रहता है ना, 11, 12, 1। क्या आवर का होगा? 200 MCQ। सबको दिख गया? तो तुम लोगों का काम बस आज इतना सा है कि तुम्हें टॉपिक का नाम बताना है और समझना है, ध्यान से सुनना है, ठीक है। सबसे पहले बच्चों नर्सिंग की शुरुआत करते हैं अपन। तो नर्सिंग को हम, तो नर्सिंग प्रोफेशन है, इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास होती है और स्कोप बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। मतलब आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जो एजुकेशन भी पढ़ते हो, नर्सिंग एजुकेशन, आप रिसर्चर भी हो, आप एक गुड मैनेजर भी हो क्योंकि आप मैनेजमेंट पढ़ते हो, आप एक अच्छे केयर टेकर भी हो क्योंकि नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ते हो, आप मेडिकल प्रैक्टिशनर भी हो क्योंकि आप मेडिसिन पढ़ते हो, आप सर्जन की भी थोड़ी सी गुण रखते हो क्योंकि आप सर्जरी भी पढ़ते हो, आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हो, जेरियाट्रिक पढ़ते हो, पीडियाट्रिक पढ़ते हो, ऑब्स्टेट्रिक पढ़ते हो। दुनिया का ऐसा कौन सा सब्जेक्ट बचा है जो आप नहीं पढ़ते हो? मतलब आपके पास इतना सारा स्कोप है, बस उस स्कोप को, उस टैलेंट को हम लोगों को समझना है और दैनिक जीवन में यूज करना है, लाइफ के अंदर अच्छे से इम्प्लीमेंट करना हमें आना चाहिए।
तो प्यारे बच्चों, जो पोर्शन मैं पढ़ाता हूँ लगभग उस पोर्शन से आपका 50% पेपर कवर होता है। यानी कि अगर आपने ये सब्जेक्ट अच्छे से कमांड कर लिया है तो समझो कि आपने आधी नर्सिंग सीख ली है और आधा पेपर आप बहुत आसानी से कर देंगे। लगभग 50% वेटेज तो होता ही होता है। सबसे पहली बात करता हूँ, एनाटॉमी से शुरुआत करते हैं हम सब्जेक्ट की, और फिजियोलॉजी पढ़ते हुए फिर हम थोड़ी फंडा बीच बीच में टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट पढ़ते हैं हर डिजीज के साथ ही, फिर डिसऑर्डर पढ़ते हैं और डिसऑर्डर के बाद में हम उसका मैनेजमेंट सीखते हैं। मैनेजमेंट में जो भी आता है, चाहे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हो या न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट हो या नर्सिंग मैनेजमेंट हो या मेडिकल मैनेजमेंट हो या सर्जिकल मैनेजमेंट हो, जहाँ जैसी आवश्यकता होती है वहाँ वैसा मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है। अगर सर्जरी है, जैसे हम पेप्टिक अल्सर पढ़ते हैं तो बिलरोथ सर्जरी हम पढ़ते हैं वहाँ पर। ओबेसिटी में हम बेरियाट्रिक सर्जरी पढ़ते हैं, राइट। जैसे हम फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, जैसे हम एमआई पढ़ रहे हैं, एंजाइना पढ़ रहे हैं, तो वहाँ फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट वैल्यू रखता है, तो वहाँ पर हम मॉर्फिन सल्फेट वगैरह के बारे में, ट्रोपोनिन के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। जहाँ पर टेस्ट बहुत वैल्यू रखता है, जैसे कि हम यूरिया ब्रीड टेस्ट पढ़ते हैं, गैस्ट्रिक एनालिसिस पढ़ते हैं, स्टूल फीको ऑकल्ट, लीवर टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट। तो ये सारी चीज़ें उस तरह से सेट की हुई है कि जहाँ पर जिस तरह का मैनेजमेंट आवश्यक होता है उसी तरह का। जैसे सीआरएफ है, आरएफ है, डाइट से क्वेश्चन आ सकता है, तो वहाँ न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट आपको समझाया जाता है। जैसे कि फिर डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में भी डाइट का वैल्यू होता है, तो वहाँ पे डाइटरी मैनेजमेंट आपको सिखाया जाता है। तो इसी तरीके से हम लोगों को पढ़ाई करना है कि जहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप कैंसर का पेशेंट है और उसका डाइटरी मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, तो वो मूर्खता होगी फिर, राइट। यानी कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई एग्जाम किस तरह का होता है और क्वेश्चन क्या बनता है। अननेसेसरी चीजें पढ़ करके टाइम वेस्ट जो बच्चा करेगा वो बच्चा सफल नहीं होगा या उसको बाधाएं आएगी, राइट। यानी टू द पॉइंट और सटीक मटेरियल जो बच्चा पढ़ाई करेगा सोच समझ के, क्योंकि सबसे पहली प्राइमरी, जैसे कि मैं बताऊं आपको कि आप बफर में गए, वहाँ बहुत सारी चीजें रखी हुई है, लेकिन एक आपकी बहुत फेवरेट चीज रखी है जिससे कि बहुत अच्छा है और सबसे ज्यादा पसंद है आपको, लेकिन आपका मन ललचा रहा है बहुत सारी चीजें देख करके, और मन ललचा रहा है और ये सोच रहा है कि एक एक बार सारी चीजें टेस्ट करें यार। तो आपने शुरुआत कर दी फालतू चीजें टेस्ट करने की जो आपको पसंद नहीं थी ना वो काम की थी, लेकिन आपका तो ट्रेंड था ना, क्योंकि फ्री का था मटेरियल एक तो, और कोशिश ये थी कि हर चीज अपन टेस्ट कर लें, तो आपने सारी चीजें टेस्ट करना शुरू किया और टेस्ट करने के चक्कर में लास्ट में जाते जाते वॉमिटिंग आ गई, तो आप वो चीज भी नहीं खा पाए जो आपकी सबसे फेवरेट थी। तो हमें सबसे पहले क्या करना था कि जो हमारा फेवरेट है, जो काम की चीज है, उसको आप आराम से खाएं, टेस्ट करें, और बाकी टाइम जो बचेगा उसमें हम, यदि जगह रहती है, कसर रहती है, टाइम रहता है, तो फिर हम वो चीजें पढ़ेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। समझ में आया? ये स्टूडेंट, बेसिक्स ऑफ नर्सिंग के अंदर सबसे पहली बात अगर हम करें तो बॉडी के एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करते हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन में हम कहते हैं मेरे बच्चों कि स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ रेफरेंस इन विच बॉडी स्टैंड इरेक्ट एंड द पाम्स ऑफ सब्जेक्ट फेसिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अगर मैं इस तरह से खड़ा हो जाऊं तो ये मेरी राइट एनाटॉमिकल पोजीशन होगी, मेरी दोनों पाम्स आपकी तरफ होनी चाहिए। अगर मैं इस तरह से खड़ा हूं तो मेरी पाम्स पीछे होगी, राइट, तो वो सही एनाटॉमिकल पोजीशन नहीं होगी। किसी भी ऑर्गन को अगर आपको कभी भी होल्ड करना है तो उस ऑर्गन को भी उसी एनाटॉमिकल पोजीशन में होल्ड करना होगा जिसमें वो बॉडी के अंदर होता है। मतलब अगर पेल्विस को होल्ड कर रहे हो तो इस पोजीशन पे पेल्विस होल्ड किया जाना चाहिए और उसका एंटीरियर इधर हो, पोस्टीरियर इधर हो, तब जाकर के आपको एनाटॉमिकल पोजीशन का ज्ञान है ऐसा कहा जाएगा और सही तरीके से आपको मार्क्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट, डायरेक्शनल टर्म्स की बात करूं तो बॉडी के ऑर्गन्स को स्टडी करने के लिए हम डायरेक्शनल टर्म्स की जानकारी लेते हैं। डायरेक्शनल टर्म्स के अंदर जो लिम्स की बात करूं तो जहां से सिर से बात करता हूं शुरू, सिर की साइड में कोई भी ऑर्गन है तो वो सुपीरियर होगा, और अगर पैरों की साइड सिर से जितना दूरी पर होगा वो इंफीरियर होगा। बॉडी के फ्रंट में अगर कोई ऑर्गन है तो वो एंटीरियर होगा और बैक में है तो वो पोस्टीरियर होगा। फ्रंट को हम, एंटीरियर को हम वेंट्रल भी कहते हैं और बैक को हम डोर्सल भी कहते हैं। अटैचमेंट ऑफ लिम्स की बात करें तो जहां से लिम्ब अटैच होता है वो प्रॉक्सिमल एंड कहलाता है और जो दूर वाला एंड है वो डिस्टल एंड कहलाता है, राइट। तो ये होती हैं डायरेक्शनल टर्म्स। अब कुछ बॉडी के कोई दो ऑर्गन अगर बॉडी की सेम साइड में है तो वो एक दूसरे के इप्सिलेटरल कहलाते हैं।
और कोई दो ऑर्गन है और बॉडी की दोनों दिशाओं में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फिर वो कॉन्ट्रालेटरल कहलाते हैं, इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल। अब अगर बॉडी सरफेस से मैं ऑर्गन्स को कंपेयर करूं तो जो ऑर्गन बॉडी सरफेस के जितने नजदीक होते हैं उनको सुपीरियर कहते हैं, और जो बॉडी सरफेस से जितनी डीप में होते हैं उनको डीप कहते हैं। तो सुपरफिशियल यानी सुपीरियर और सुपरफिशियल और डीप, तो बॉडी सरफेस के नजदीक हम सुपरफिशियल कहेंगे और दूर है तो डीप कहेंगे। क्लियर है बात? बॉडी के रीजनल नेम्स की बात करें मेरे बच्चों, तो बॉडी के रीजन्स को हम सेफेलिक रीजन, सर्वाइकल रीजन, थोरेसिक रीजन और एब्डोमिनल रीजन और पेल्विक रीजन में हम बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं, कैविटीज को डिवाइड कर सकते हैं। जब आप थोरेसिक को, एब्डोमिनल को और पेल्विक को एक साथ काउंट करेंगे तो दिस रीजन इज नोन एज द ट्रंक। ये हमारा एंटीरियर ट्रंक होगा, ये हमारा पोस्टीरियर ट्रंक कहलाता है। अंडरस्टैंड? यदि अगर हम बॉडी को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करें तो बीचों बीच से एक लाइन ड्रॉ की जाएंगी, जैसे मीडियल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडियल लाइन। और एक ट्रांसवर्स लाइन ड्रॉ की जाएगी जो अम्बलाइकस से होकर के ड्रॉ होगी। तो अम्बलाइकस से और एक मीडियन लाइन ड्रॉ कर देंगे तो एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, और ऊपर वाले क्वाड्रेंट्स को अपर और नीचे वाले क्वाड्रेंट्स को लोअर, लेफ्ट है तो लेफ्ट, राइट है तो राइट। तो 4 क्वाड्रेंट्स में राइट अपर क्वाड्रेंट और राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट्स हो जाते हैं। मेरे बच्चों यदि अगर 4 क्वाड्रेंट से काम ना चले तो हम एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी को 9 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। कितने रीजन्स में? 9 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। 9 रीजन्स में हमें 2 ट्रांसवर्स लाइन ड्रॉ करनी होगी और 2 हमें लॉन्गिट्यूडनल लाइंस ड्रॉ करनी होगी। तो 2 ट्रांसवर्स लाइन ड्रॉ करते हैं, तो एक अम्बलाइकस से और एक हम ट्रांसट्यूबरकुलर लाइन जो आसिस से होकर के गुजारते हैं। एंटीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन से होकर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसे हम कहते हैं ट्रांसट्यूबरकुलर लाइन, एक अम्बलाइकस से ट्रांस अम्बलाइकल लाइन। और 2 लाइंस हम लॉन्गिट्यूडनल ड्रॉ करेंगे तो दोनों लाइंस कहाँ से ड्रॉ की जाएंगी? ये क्लेविकल है, और क्लेविकल के बीचों बीच से यदि लाइन ड्रॉ करूंगा तो उसे हम मिड क्लेविकुलर लाइन कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी टोटल 9 सेक्शंस में डिवाइड हो जाएंगी। मिडल मोस्ट जो सेक्शन होगा उसे हम अम्बलाइकस रीजन कहेंगे, इसके ऊपर के रीजन को एपिगैस्ट्रिक और नीचे के रीजन को हाइपोगैस्ट्रिक कहेंगे। मेरे बच्चों साइड का जो रीजन होगा वो लंबर होता है, यानी ये कि राइट लंबर, और ये होगा लेफ्ट लंबर। इसके ऊपर के जो रीजन है ये कार्टिलेज वाले एरिया के रीजन से, इसलिए कार्टिलेज को कॉन्ड्रियोन कहते हैं और इसलिए इनके नाम हाइपोकॉन्ड्रियोक रीजन कहलाएंगे, हाइपोकॉन्ड्राइक रीजन कहलाएंगे। क्लियर है बेटा? हाइपोकॉन्ड्राइक रीजन यानी कि कार्टिलेज के जस्ट बिलो वाले रीजन्स को हाइपोकॉन्ड्राइक रीजन कहेंगे। नीचे वाले जो रीजन्स हैं वो इलाइक रीजन कहलाएंगे या पेल्विक रीजन कहलाएंगे। तो राइट इलाइक, लेफ्ट इलाइक। इस तरह से हम टोटल बॉडी की एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी को 9 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। यदि माय डियर स्टूडेंट पूरी दुनिया के लिविंग वर्ल्ड को अगर मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करूं तो लिविंग वर्ल्ड को हम 2 कैटेगरी में सेलुलर और नॉन सेलुलर डिवाइड कर सकते हैं। यानी टोटल जो कुछ भी लिविंग है पूरी दुनिया के अंदर उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सेलुलर और नॉन सेलुलर। माय डियर स्टूडेंट, हम सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एवरीथिंग दैट इज लिविंग इज सेलुलर। अगर मैं कहूं कि जो कुछ भी जिंदा है वो हर चीज सेलुलर होती है, सेल से बनी होती है। लेकिन फिर भी वन एक्सेप्शन इज एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में फिर भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज नॉट सेलुलर बट लिविंग, और आंसर इज द वायरस। वायरस एक ऐसा एक्सेप्शन है लिविंग वर्ल्ड का जो सेल्यूलर नहीं होता है लेकिन उसके बावजूद भी लिविंग होता है। जब भी ये किसी लिविंग सरफेस के कांटेक्ट में आएगा ये एक्टिवेट हो जाता है और मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देता है। जैसे वायरल आउटबस्ट से, वायरल वार से आज पूरी दुनिया ग्रसित है, अफेक्ट हैं और सब लोग इससे जूझ रहे हैं, राइट? और उस वायरस का नाम है कोरोना वायरस, राइट?
अलग अलग वेरिएंट इसके आते हैं और ये अपनी शेप और स्फेरिकल संरचना जो है उसको चेंज करता रहता है, स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है और जैसे जैसे स्ट्रक्चर बढ़ता है वैसे वैसे इसके ऊपर मेडिसिन का इफेक्ट भी खत्म हो जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, लिविंग वर्ल्ड को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, सेलुलर एंड नॉन सेलुलर। नॉन सेलुलर पे टोटली डिस्कशन हुआ हमारा वायरस के बारे में। सेलुलर की बात करें हम तो सेल्स जो होती हैं उसमें भी दो कैटेगरीज हम डिवाइड कर देंगे। एक ऐसी कैटेगरी जिनका न्यूक्लियस और जिनके सेल ऑर्गेनेल्स या तो अनडेवलप हैं या फिर जिनमें एग्जिस्ट ही नहीं है। एक ऐसी सेल होंगी जिस सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल नहीं होंगे और जिसमें न्यूक्लियस भी डेवलप्ड नहीं होगा। तो ऐसी अनडेवलप्ड न्यूक्लियस वाली सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। और जिन सेल्स का न्यूक्लियस पूरा डेवलप्ड होता है, फुली डेवलप्ड होता है, जिनमें पूरे ही सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जो ऑल टाइम मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, ये सारी क्रियाएं करती है, वो डेवलप्ड सेल है और उस सेल को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। ह्यूमन बीइंग इज अ होमोसेपियन। इंसान एक होमोसेपियन है। होमोसेपियन हमारा IUPAC नाम क्या है? होमोसेपियन, बायोलॉजिकल नेम, राइट? होमोसेपियन है। तो होमोसेपियन कैटेगरी या जितने भी मैमल्स हैं उन सब में यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट, जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें यूकैरियोटिक जो डेवलप्ड एनिमल्स हैं, डेवलप्ड मैमल्स हैं, उनमें सब में यूकैरियोटिक सेल होती है। यूकैरियोटिक सेल के सबसे सेंटर में एक गोल स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है सेल की वो सेल मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। अंडरस्टैंड? साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के सारे सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स वाला जो मटेरियल होता है ज्यादातर वो होता है मेरे बच्चों न्यूक्लियस के आसपास। तो ऐसा साइटोप्लाज्म जो सेल ऑर्गेनेल्स के साथ है उसको हम ट्रोफोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? और साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड पार्ट है, मैट्रिक्स पार्ट है, उससे साइटोसॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस में भी एक फ्लूइड भरा है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। हर सेल का जेनेटिक मटेरियल यानी कि DNA सेल के साइटो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही पाया जाता है। DNA हो, क्रोमोसोम हो या जेनेटिक मटेरियल हो, ये कभी भी मेन फॉर्म में नहीं होता है और ये हाईली कॉइल्ड एक इस तरह का नेटवर्क होता है, नेट जैसी स्ट्रक्चर में साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर होता है, जिसे हम क्रोमेटिन नेट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन नेट की खास बात होती है कि ये हिस्टोन वगैरह से मिलकर के बनता है, प्रोटीन से मिलकर बनता है, DNA से मिलकर बनता है। जब भी कभी सेल डिवीजन की बारी आती है तो ये क्रोमेटिन नेट गाढ़ा होता है, कंडेंस होता है और ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। और इससे टूटने वाले छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं वो क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। और इस तरह से एक ह्यूमन की नॉर्मल जो सेल होती हैं, दो प्रकार की सेल होती है, गैमेट सेल और सोमेटिक सेल। गैमेट सेल या सोमेटिक सेल, कोई भी सेल हो, ह्यूमन की एक नॉर्मल सेल के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसमें 22 जोड़ी सोमेटिक होते हैं और 1 जोड़ी गैमेटिक क्रोमोसोम होते हैं, राइट? तो गैमेटिक सेल्स में मेल के अंदर स्पर्म है, फीमेल के अंदर ओवम है। तो इस प्रकार से सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसमें न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। अब सेल के बाहर निकलेंगे यानी न्यूक्लियस से बाहर निकलेंगे तो मेरे बच्चों न्यूक्लियस के बाहर आने पर हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ डिपेंड ऑर्गेनेल है सेल का। इसके पास अपना सारा कुछ सेल ऑर्गेनेल जैसा ही पाया जाता है। ऐसा दिखता है जैसे सेल के अंदर भी एक सेल पाई जाती है। तो सेल विद इन सेल किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया ही सेल का वो ऑर्गेनेल है जो सेल को जिंदा रखता है, यानी सेल का फ्यूल बनाता है, सेल के लिए एनर्जी ATP का प्रोडक्शन करता है। ग्लाइकोलाइसिस सबसे पहली क्रिया होती है जब हम खाना खाते हैं तो उससे
ग्लूकोज से शुरू होती है और पायरुविक एसिड पे खत्म होती है। इसमें टोटल 8 एटीपी बनते हैं, लेकिन 2 एटीपी इसमें रीयूज हो जाते हैं और नेट गेन 6 एटीपी का बचता है। तो जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। इससे पायरुविक एसिड बन जाता है। अब 6 एटीपी से तो काम चलेगा नहीं, तो अगर इससे आगे की साइकिल और बढ़ानी है तो माय डियर स्टूडेंट अब ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन केवल मात्र माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाई जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की लेयर्स को, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को पायरुविक एसिड पार नहीं कर सकता, इसलिए पायरुविक एसिड एक और सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है सिट्रिक एसिड के अंदर, और इसको हम लिंक रिएक्शन कहते हैं। तो लिंक रिएक्शन इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर होती है, यानी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन दोनों के बीच के स्पेस में लिंक रिएक्शन होती है। अंडरस्टैंड? यहाँ से ये सिट्रिक एसिड में बदल करके और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी होते हैं, F1 कण होते हैं, F1 पार्टिकल होते हैं। उन पार्टिकल्स पे वो सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो इस मेटाबॉलिज्म की क्रिया को आगे बढ़ाते हैं। यानी कि अब सिट्रिक एसिड साइकिल की शुरुआत हो जाती है, जिससे कि हमें 32 एटीपी या 36 एटीपी का प्रॉफिट होता है। यानी इस पूरे साइकिल को हम क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम से जानते हैं। और मुख्य रूप से इस टीसीए साइकिल में ही एटीपी बनते हैं, इसलिए इसको एटीपी का पॉन्ड भी कहा जाता है, क्रेब्स साइकिल को। क्लियर है? इस तरीके से सेल कंटिन्यूसली, हर सेल मेटाबॉलिज्म करता है और ग्लूकोज से अपनी एनर्जी बनाता रहता है और जिंदा रहता है, सरवाइव करता है। माय डियर स्टूडेंट, दूसरा ऑर्गेनेल होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं और राइबोसोम इसकी सरफेस को रफ बना देते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की सरफेस पर पाए जाने वाले जो राइबोसोम्स हैं, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करने वाले पार्टिकल्स हैं और इसीलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस पाया जाता है और ये न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स बनाता है, इसलिए न्यूक्लियोलस को राइबोसोम फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, इसलिए इसे सेल का पावर हाउस कहते हैं। और सेल विद इन सेल कहते हैं क्योंकि इसके पास सारे सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का एकमात्र ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास अपना खुद का डीएनए होता है। यानी कि अगर मैं डीएनए की बात करूं तो दो टाइप का डीएनए हो सकता है, एक क्रोमोसोमल डीएनए और एक नॉन क्रोमोसोमल डीएनए। क्रोमोसोमल डीएनए वो डीएनए जो सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम्स बना देता है, जो टूट करके क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। और नॉन क्रोमोसोमल डीएनए जो केवल मात्र प्रोटीन सिंथेसिस या एनर्जी सिंथेसिस में काम आता है, लेकिन क्रोमोसोम्स नहीं बनाता है। तो नॉन क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में और क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर है मेरे बच्चों? बात समझ में आ गई यहाँ तक? अरे बोलो यार, सुन रहे हो ना? सही है, रिमाइंड हो रहा है? मैंने कहा था याद करके आना है। अगर आप में से जो भी बच्चा याद करके आया होगा यूनिट, उसका पूरा रिवीजन बड़े शानदार तरीके से पूरा कुछ समझ में आ जाएगा। इसके बाद की बात करूं तो क्रोमोसोमल एंड नॉन क्रोमोसोमल डीएनए इस तरह से फॉर्म होते हैं। माय डियर स्टूडेंट, डीएनए की स्ट्रक्चर हो या फिर स्ट्रक्चर हो आरएनए की, तीन टाइप के सब्सटेंस मिलकर के और इन न्यूक्लिक एसिड्स को बनाते हैं। सबसे पहला मॉलिक्यूल होता है सुगर का मॉलिक्यूल, उसके साथ जुड़े होते हैं फॉस्फेट ग्रुप्स और नाइट्रोजनस बेसेस। सुगर डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोस सुगर होती है और आरएनए में राइबोस सुगर होती है, इसलिए उसका नाम आरएनए है राइबोस न्यूक्लिक एसिड और इसका डीएनए है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। दोनों ही पेंटोज शर्कराएं हैं, 5 कार्बन वाली है, जबकि ग्लूकोज 6 कार्बन वाली सुगर होती है। नाइट्रोजनस बेसिस दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स भी दो तरह के होते हैं, एडेनिन गुआनिन और थाइमिन साइटोसिन। My dear student, in the case of RNA, only change in the साइटोसिन की जगह रिप्लेस करके और यूरेसिल आ जाता है, तो वो स्ट्रक्चर होता है आरएनए की। डीएनए से ही आरएनए बनता है, यानी कि डीएनए का ही बच्चा है आरएनए।
तो डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। तो दो क्वेश्चन होता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन है। अंडरस्टैंड? आफ्टर दैट आई एम सेइंग यू दैट कि व्हाट इज द जीन। तो यदि मैं कहूं कि जेनेटिक्स की फंक्शनल यूनिट अगर आपसे पूछें तो वो जीन होती है। क्या होती है? जीन होती है। जेनेटिक मटेरियल पूछूं तो वो डीएनए होता है और जेनेटिक सेल डिवीजन के समय अगर मटेरियल है तो वो क्रोमोसोम होते हैं। अंडरस्टैंड? डीएनए हिस्टोन के साथ मिलकर, डीएनए प्लस हिस्टोन बोथ आर फॉर्मिंग द क्रोमोसोम्स। क्या बना रहे हैं? क्रोमोसोम क्रोमेटिन नेट। माय डियर स्टूडेंट, जब सेल डिवीजन की बात आती है तो डीएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास प्रोटीन सिंथेसिस के लाखों कोडॉन्स होते हैं, मिलियंस की संख्या में कोडॉन्स होते हैं। तीन नाइट्रोजनस बेस पेयर, नाइट्रोजनस बेसिस के तीन पेयर्स को एक साथ कोडॉन या कोड कहते हैं या ट्रिपलेट कहते हैं। ये कोडॉन या कोड या ट्रिपलेट जो होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंफॉर्मेशन रखते हैं कि कौन सी प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, उसकी सारी सूचना, सारी इंफॉर्मेशन कोडॉन की फॉर्म में होती है। ये डीएनए जो होता है, डीएनए यहाँ से कोड रिलीज करता है और एमआरएनए उसको लेकर के, टीआरएनए इसको, एमआरएनए इसको लेकर के और साइटोप्लाज्म में आता है। साइटोप्लाज्म में आने के बाद टीआरएनए उसको रीड करता है, डिकोड करता है, मैसेज को खोलता है और आरआरएनए उस मैसेज को लेकर के राइबोसोम के पास जाता है और वहां जाकर के प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। तो माय डियर स्टूडेंट, यदि मैं कहूं कि आरएनए कितने प्रकार का, तो तीन टाइप का, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में आरआरएनए पाया जाता है। अब प्रोटीन सिंथेसिस का सबसे पहला मेन क्रेडिट जाता है राइबोसोम को, दूसरा क्रेडिट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जाता है और थर्ड क्रेडिट हम दे सकते हैं आरआरएनए को। किसको? आरआरएनए को। क्लियर है? तो ये बात है प्रोटीन सिंथेसिस। जो प्रोटीन आरएनए ने बनाया है, जो प्रोटीन फैक्ट्री से बन चुकी है, वो साइटोप्लाज्म में आ गई है। अब गोल्जी अपरेटस उसको पैक करेगा, लेबल करेगा, ट्रांसफर करेगा, प्रोसेस करेगा और फाइनली डिलीवर भी करता है। तो प्रोसेस करना, ट्रांसफर करना, डिलीवर करना, ट्रांसपोर्ट करना, ये फंक्शन किसका है? गोल्जी अपरेटस का। बनाना किसका? प्रोटीन सिंथेसिस आरएनए का, राइबोसोम का फंक्शन है। क्लियर है? इसी तरह से सेल में पाए जाते हैं मेरे बच्चों, सेल को शेप में बनाए रखने के लिए और सेल को मूवमेंट देने के लिए पाए जाते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में तीन स्ट्रक्चर्स होती हैं, माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, जो सेल को मोबाइल मूवमेंट भी देते हैं और सेल को शेप में भी बना के रखते हैं। आफ्टर दैट यदि मैं सेल्स की बात करूं तो दो टाइप की सेल्स थी, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल साइज में छोटी होती हैं, यानी कि लगभग इनकी 1 से लेकर 5 माइक्रोन 10 माइक्रोन तक इनकी 10 माइक्रोन तक इनकी सेल की साइज होती है। लेकिन अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो 5 से लेकर 100 माइक्रोन तक की साइज के सेल होते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का न्यूक्लियस अनडेवलप होता है, उसका डेवलप होता है। इसमें सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं, या सेल ऑर्गेनेल अनडेवलप होते हैं, उसके डेवलप होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होती है, वो डेवलप्ड एनिमल्स के अंदर पाई जाती हैं। माय डियर स्टूडेंट, दुनिया थी, दुनिया में एलिमेंट हैं, आप जानते हो दुनिया में गैस है, ऑक्सीजन है, सारी ऑक्सीजन से, यानी कि ये जो कुदरत है, यूनिवर्स है, इसके अंदर पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स होते होंगे। आयरन भी है दुनिया में, आयरन भी है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, क्रिप्टॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोराइड, क्लोराइड, एवरीथिंग, सब कुछ है ना। पूरी पीरियोडिक टेबल है ना। तो पूरी पीरियोडिक टेबल पहले हमें याद करवा रखी थी 10वीं 12वीं क्लास के अंदर। पूरी पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स को हम बोल देते थे, आप लोग भी बोल देते होंगे, आपके मास्टरों ने पढ़ाया हो तो, राइट। तो उसको याद करने का एक तरीका होता था, राइट। अब हम कहें कि जब एलिमेंट्स हैं तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स एक साथ मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। फ्री एलिमेंट को हम एटम कहते हैं। एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। एटम्स जब आपस में इलेक्ट्रॉन्स का साझा करते हैं तो ये बॉन्ड बना लेते हैं आपस में, दो या दो से एटम,
और एटम जब मिलते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जैसे हाइड्रोजन अकेला है, अब इसको लग रहा है कि अपन अकेले हैं तो ये शादी कर लेगा और दोस्ती कर लेगा और हमेशा अब लाइफ लॉन्ग उसी के साथ रहेगा, कोई भी इनको अलग नहीं कर सकता। इसने ऑक्सीजन नाम की लड़की से शादी की थी, तो इसकी पार्टनर का नाम है ऑक्सीजन, राइट। लेकिन ये दो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन थोड़ा कम ही है, इसलिए दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर के जीवन यापन करते हैं। तो एक मॉलिक्यूल बन के सामने आ गया H2O, और उस H2O को तुम पीते हो, राइट। तो हम जो पानी पीते हैं उसका फॉर्मूला है H2O, यानी दो हाइड्रोजन ने किससे साझा कर लिया, ऑक्सीजन के साथ में, और इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बना करके ये लोग मॉलिक्यूल फॉर्म में रहते हैं। एटम फॉर्म स्टेबल नहीं होती हैं, इसलिए वो मॉलिक्यूल फॉर्म में रहते हैं। तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स बने होंगे। और जब मैंने देखा कि भाई मॉलिक्यूल्स तो बन ही गए, तो बॉडी में भी तो प्रोटीन है। प्रोटीन क्या है, एमिनो एसिड से बना हुआ मॉलिक्यूल है, या सुनो, बॉडी में भी तो डीएनए है। डीएनए क्या है, प्यूरिन से बना हुआ मॉलिक्यूल है, शुगर से बना हुआ, फॉस्फेट से बना हुआ, यूरिक एसिड है, ग्लूकोज है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन। तो हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए कि पंच तत्वों से ये शरीर बना, और वो जो कह के गए वो बात साइंस भी गलत साबित तो कर नहीं सकती, क्योंकि साइंस को आज ज्ञान हुआ है, उनको कितने सदियों पुराने ज्ञान है, राइट। जो बरसों पहले उन्होंने कह दिया था कि पंच तत्वों से ये शरीर बना है। और पक्की बात है, अपने को भी आज समझ में आ गया होगा, इतनी पढ़ाई करने के बाद इस लेवल पे आए आप पहली क्लास से पढ़ते पढ़ते, तो यहाँ आके तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि शरीर वाकई में पंच तत्वों से ही बना हुआ है। और जब वापिस डेथ होती है तो उसी में मिल जाते हैं वो पांचों तत्व, उसी ने दिए थे, वापिस उसी ने मिला दिए। यानी मिट्टी है ना एक तरह की, अरे ये शरीर है ना, मिट्टी तो है, मिट्टी से बन रहा है, और वो मिट्टी वापस से मिल जाएगी उसी में, जिससे आई उसी में वापस चली गई ना। तो कुदरत का, यूनिवर्स का बड़ा सिस्टम है, बड़ा खतरनाक सिस्टम है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कि इसी तरह से तो प्रोटीन बने होंगे, इसी तरह से मसल बने हैं, इसी तरह से बॉडी के स्ट्रक्चर बने हैं, टिश्यू बना है, सेल बनी है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स थे, इन्होंने मिलकर के और सबसे पहली लिविंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया, और उसको कहा गया सेल। क्या कहा गया, सेल। एक ही जैसा काम करने वाली सेल्स के ग्रुप हो गए जिस ग्रुप को हमने टिश्यू कह दिया। टिश्यू कहने के लिए जो सेल्स का ग्रुप है वो स्ट्रक्चर वाइज या फंक्शन वाइज डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन ओरिजिन वाइज हमेशा सिमिलर ही होना चाहिए, तभी जाकर के हम उसको टिश्यू कहेंगे। तो यूनिवर्सल उसका जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जो होना ही चाहिए, वो है सेल्स की ओरिजिन। यानी कि सेल्स यदि एक्टोडर्म से ओरिजिन हुए हैं तो वो सारे एक्टोडर्म से होंगे, तभी टिश्यू कहलाएंगे। एंडो से हुए तो एंडो से, मीजो से हुए तो जर्मिनल लेयर से रिलेटेड है। माय डियर स्टूडेंट, एक ही जैसा फंक्शन करने वाले टिश्यूज ने मिलकर के और एक बड़ी स्ट्रक्चर बनाई, जिसको अपन ने कहा ऑर्गन। क्या बोला, ऑर्गन। एक ही जैसा कार्य करने वाले ऑर्गन्स आपस में जुड़कर के और एक सिस्टम बना रहे हैं, जिसे कहा गया बॉडी का सिस्टम। जैसा कि रेस्पिरेशन का फंक्शन करने वाले रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेशन का काम करने वाले गैस्ट्रिक सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, या सुनो, सोचने समझने वाला नर्वस सिस्टम है, और रीनल सिस्टम है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्शन के लिए स्किन है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम है। तो इस तरीके से बॉडी के लगभग 12 सिस्टम्स बनकर के और एक कॉम्प्लेक्स इस बॉडी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसे हम ह्यूमन बॉडी कहते हैं। इस तरह से हमारा शरीर बना है कुदरत से। बहुत पहले इस तरह की रिएक्शंस हुई, आंधी, तूफान, ज्वालामुखी, इस तरह के फटे, तो मॉलिक्यूल्स ने मिलकर सबसे पहला लिविंग स्ट्रक्चर बनाया। तो छोटे बच्चे पूछते रहते हैं कि मुर्गा बैठा है नदी में, पेड़ है ऊपर, मुर्गा बैठा है पेड़ पे, अंडा देगा तो कहाँ गिरेगा, बोलो। अच्छा, मुर्गी नदी में तो नहीं गिरेगा ना लेकिन ऐसा कुछ सवाल पूछे बच्चे तो उनको कह दो नदी में ही तो गिरेगा, फिर देखो उनका मजा, राइट। इतने खुश होंगे फिर वो, गजब का, कि भाई नदी में ही तो गिरेगा ऐसा कह दो, फिर वो आपको समझाएंगे। तो
अंडे की बात आई तो अंडा एग सेल है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, दुनिया की सबसे बड़ी सेल है ये। ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग सुनो, शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच, नेट पे सर्च करोगे तो फोटो आएगा, बड़ा मुर्गा कहते हैं उसको, और उस बड़े मुर्गे का, शुतुरमुर्ग नाम है उसका, तो बड़ा मुर्गा है, उस मुर्गे का अंडा सबसे बड़ी सेल है, राइट। तो अंडे में क्या है, अंडे में अंदर पूरी प्रोटीन भरी है और बाहर का जो कोट है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। तो अब तो समझ में आ ही गया होगा, अंडा एक लिविंग है, उसी में बच्चा बन जाता है, तो उससे ही तो पूरी दुनिया बनी, ऐसे ही तो बनी जब वो लिविंग बन रही है तो ऐसे ही शरीर बना। बाहर तो पूरा कैल्शियम कार्बोनेट ही तो है, या आपके नाखून में, बालों में केराटिन है, प्रोटीन है, तो पूरा शरीर प्रोटीन से बना। तो इस तरह से दुनिया का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है सब कुछ? अब यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछो, जो जो टॉपिक्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो करो डिस्कस। तुम पढ़ के आए होंगे तो डाउट आए होंगे तुम लोगों को, नहीं पढ़ के आए होंगे, उठ के आगे होंगे तो तुम्हें डाउट कहाँ से आएंगे? अभी डाउट ढूंढने का समय नहीं है मेरे पास कि तुम यूं पत्ते पलटो और डाउट ढूंढो, इतना टाइम नहीं है। तुम घर से अगर करके लाए हो होमवर्क तो तुम पूछ सकते हो, नहीं है तो चुपचाप सुनते रहो। आगे बढ़ो, अगला टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कुछ, क्या है? टिश्यू। पहुंच जाओ अब टिश्यू पर। हाँ, साइटोप्लाज्म दो तरह के पार्ट में डिवाइड कर दिया, ट्रोपोप्लाज्म और साइटोसोल। तो जो सेल ऑर्गेनेल वाला साइटोप्लाज्म है, जैसे कि भाई ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस और इसमें ये साइटोप्लाज्म। अब इसमें यहाँ सेल ऑर्गेनेल है और वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, तो न्यूट्रिएंट्स से वेस्ट प्रोडक्ट हैं और सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इनके साथ भी साइटोप्लाज्म मिक्स हो रहा है। ये तो साइटोप्लाज्म हो गया। अब साइटोप्लाज्म को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि ये वाला सेक्शन के साथ जो फ्लूइड है इसको ट्रोपोप्लाज्म कहा जाता है, और जो बिल्कुल मैट्रिक्स वाला पार्ट है, लिक्विड ही है, उसको अपन साइटोसोल कहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म दो तरह का, ट्रोफोप्लाज्म और साइटोसोल। क्लियर है? यानी कि साइटोसोल सेल का मैट्रिक्स है, और अगर यूजुअली कहूं तो ये मैट्रिक्स है, इसके दो कंपोजिशन, ट्रोफो और साइटो। ठीक है, अब देखिएगा टिश्यू की बात करता हूं मेरे बच्चों, तो टिश्यू को मैं सेल की ओरिजिन के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर और फंक्शंस के आधार पर, टिश्यू वर्ड नाम लेके आए थे बाइचेट भाई साहब और पॉल मेयर साहब ने, बाद में इसको हिस्टोलॉजी नाम दिया गया। तो माय डियर स्टूडेंट, टिश्यूज को हम, बॉडी को अगर पूरा स्टडी करें तो बॉडी को हम केवल चार पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को चार सिमिलरिटीज के हिसाब से, उसकी ओरिजिन की सिमिलरिटी के हिसाब से, किसके हिसाब से? ओरिजिन की सिमिलरिटी के हिसाब से चार कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहला बॉडी का कवर और इनर मोस्ट लाइनिंग बनाने वाला टिश्यू इपिथेलियल टिश्यू होगा। दूसरा मसल्स वाला होगा जो मस्कुलर टिश्यू होगा। तीसरा कनेक्ट करने वाला होगा जो कनेक्टिव टिश्यू होगा। और चौथा न्यूरॉन्स होंगे जो नर्वस टिश्यू कहलाएगा। तो पूरी बॉडी को चार कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। माय डियर स्टूडेंट, एपिथेलियल टिश्यू सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है, यानी कि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती है, लिम्फ वेसल्स भी नहीं पाई जाती है, लेकिन इसमें बहुत पावरफुल सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं, जिससे कि ये सेंसेशन काफ़ी ज़्यादा रैपिडली रिसीव करता है। प्यारे बच्चों, याद रखना, नर्व एंडिंग्स अच्छी हैं लेकिन ब्लड वेसल्स नहीं हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स होती तो स्क्रैचिंग में भी ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकती थी और कोई भी बाहरी इन्फेक्शन आसानी से हमारे ब्लड के अंदर पहुंच सकता था, इसलिए इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। इपिथेलियल टिश्यू को इपिथेलियल इसलिए कहा गया क्योंकि थीलिया का मतलब ये कवरिंग बनाता है, और इपी मीन्स होता है ये किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रोथ करता है। इपी मीन्स अपॉन, थीलिया मीन्स ग्रोथ। So that tissue grow on the another tissue, or so this is named as the epithelial tissue. Epithelial tissue को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं मेरे बच्चों।
सबसे पहला एक ही लेयर से अगर इसका टिश्यू का फॉर्मेट बना हुआ है, अगर टिश्यू का फॉर्मेट सेल्स की केवल एक ही लेयर से बना हुआ है तो उसको हम सिंपल एपिथेलियम कहेंगे। यानी कि सबसे पहली बात करेंगे सिंपल और दूसरा हम कहेंगे मेरे बच्चों स्ट्रेटिफाइड। तो दूसरा जो टिश्यू होगा उधर से कंपाउंड एपिथेलियम होगा, इधर का सिंपल होगा। तो कंपाउंड एपिथेलियम में भी दो वैरायटी हम बोलेंगे कि कंपाउंड उसे कहेंगे जिसमें बहुत सारी सेल लेयर मिलकर के टिश्यू बनाएगी। तो कंपाउंड में भी दो तरह की वैरायटी आ जाएगी, एक जिसमें स्ट्रेचिंग भी होगी, एक जिसमें नहीं होगी। स्ट्रेचिंग होगी तो हम उसको कह देंगे ट्रांजिशनल, और अगर कंपाउंड में स्ट्रेचिंग नहीं है तो उसको हम स्ट्रेटिफाइड कह देंगे। क्या कह देंगे? स्ट्रेटिफाइड। तो माय डियर स्टूडेंट, अब सिंपल भी कई तरह के होंगे। अगर सेल्स सिंपल की हैं और बिल्कुल फ्लैट हैं, टाइल जैसी दिखती हैं, तो वो स्क्वैमस होगा। अगर क्यूब शेप की दिखती हैं तो क्यूबोइडल होगा। कॉलम जैसी दिखती है तो कॉलमनर होगा। अंडरस्टैंड? इसी तरह से स्ट्रेटिफाइड में भी ऐसा कुछ होता है। अगर स्ट्रेटिफाइड है यानी मल्टीपल लेयर से बना हुआ है और सेल जो हैं वो फ्लैट हैं, तो उसको हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कहेंगे। यदि सेल क्यूब शेप की हैं और मल्टीपल लेयर हैं तो उसे हम स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल कहेंगे। यदि सेल कॉलमनर है और मल्टीपल लेयर से बनी है तो उसको हम स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर कहेंगे। जैसे कि मैंने कहा, यदि ये सेल्स की केवल एक ही लेयर है तो आप क्या कहेंगे? सिंपल एपिथेलियम। क्या बोलोगे? कि इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। यदि सेल्स की बहुत सारी लेयर्स हैं, ये देखिए एक से ज्यादा लेयर्स हैं और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो इसे आप कंपाउंड टिश्यू कहेंगे। क्या कहेंगे? कंपाउंड एपिथेलियम कहेंगे। दो वेरिएशन आ जाएंगे इसमें, स्ट्रेचिंग है तो ट्रांजिशनल और नहीं है तो स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड में भी शेप के आधार पर, तो क्यूब शेप की सेल्स की बहुत सारी लेयर है तो ऐसा, अगर फ्लैट है ऐसी हैं तो इधर ऐसा, और यदि अगर कॉलम शेप की हैं, इस तरह की हैं और बहुत सारी लेयर्स हैं, तो इसको हम कॉलमनर कह देंगे। माय डियर स्टूडेंट, कॉलमनर जो होता है ये मॉडिफाई होकर के और सिलिया बनाता है। क्या बनाता है? माइक्रोविलाई बनाता है। क्या बनाता है? माइक्रोविलाई। और ग्लैंड्स भी बनाता है। तो जो कॉलमनर टिश्यू होते हैं उन्हीं से बनते हैं सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, माइक्रोविलाइज बनती हैं, और एक बनती है इससे गॉबलेट सेल्स। तो ये सिंपल वाले से बनती है, उससे नहीं बनती है। बाकी सिंपली हमने कहा कि जो माइक्रोविलाइज हैं वो सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं और ब्रश बॉर्डर जैसी सरफेस क्रिएट कर देती हैं। तो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम भी इसको कहा जाता है। माइक्रोविलाई जो होती हैं वो फिंगर लाइक होती हैं, सॉरी माइक्रोविलाई जो होती है ब्रश बॉर्डर जैसी होती हैं, और विलाई के ऊपर ये होती हैं, विलाई जो होती हैं वो फिंगर लाइक होती हैं। तो माइक्रोविलाइज मुख्य रूप से वहां पाई जाती हैं जहां पर बॉडी एब्जॉर्प्शन करती है। एब्जॉर्प्शन हमारे डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स का एब्जॉर्प्शन होता है जीआईटी की स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में अंदर की साइड बहुत सारी माइक्रोविलाइज पाई जाती हैं। पीसीटी के अंदर यूरिन में से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स का, सब्सटेंसेस का रीअब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए पीसीटी में भी माइक्रोविलाइज पाई जाती हैं। गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल का एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए वहां भी माइक्रोविलाइज पाई जाती हैं। सिलिया और फ्लैजेला वहां पाए जाते हैं जहां या तो मूवमेंट की जरूरत है और या फिर प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो हमारी नोज के अंदर जो छोटे छोटे हेयर्स हैं वो सिलिया हैं, जो बाहर से आने वाले डस्ट पार्टिकल्स को एयरवे में जाने से रोकते हैं। जो हमारा स्पर्म है उसमें फ्लैजेला लगा हुआ है और वो फ्लैजेला उसको मूवमेंट देता है। जो फैलोपियन ट्यूब है अंदर से उसके अंदर सिलिया है, जो ओवम जो एक नॉन मोटाइल सेल है उसको मूवमेंट करवाता है। तो ये है सिलिया और फ्लैजेला। क्लियर है प्यारे बच्चों? अगर मैं बात करता हूं टिश्यू के बाद में दूसरे टिश्यू की, तो वो होता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को कई वैरायटी में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले मैंने एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू देखा जो स्पंज की तरह दब रहा था।
स्पंज की तरह दबने की वजह से इसका पहला नाम रख दिया गया स्पंजी टिश्यू। मैंने देखा कि ये स्पंज की तरह क्यों दब रहा है, तो इसमें एयर के स्पेसेस देखे गए। बीच बीच में एयर के कुछ छोटे छोटे स्पेस थे जिनमें हवा भरी थी सेल्स के बीच में, तो इसलिए इसका सेकंड नेम रख दिया गया एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। क्या नाम रख दिया गया? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। मैंने देखा कि इसमें जो सेल्स होती हैं वो टाइटली एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होती है, थोड़ी दूर दूर होती हैं, इसलिए सेल्स में लूजनेस देखी गई और इसका थर्ड नेम भी रख दिया गया लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ कि कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहला टिश्यू होता है एरियोलर, स्पॉन्जी या लूज कनेक्टिव टिश्यू। इस तरह के दो ही टिश्यू हैं हमारी बॉडी के अंदर, लिगामेंट और टेंडेंस। लिगामेंट वो स्ट्रक्चर होती है जो बोन को बोन से कनेक्ट करती है कनेक्ट करती है। बात को मैंने कंसंट्रेशन के साथ थोड़ा प्रेशराइज किया ना, कनेक्ट करती है, तो इट इज कनेक्टिव। सेकेंड इज द बोन टू मसल और इट इज टेंडन। कनेक्ट करती है इसलिए कनेक्टिव। तो बोन को मसल से कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर टेंडन है और बोन को बोन से कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लिगामेंट। क्लियर? सेकंड हमारा कनेक्टिव होता है एडिपोज। एडिपोज के अंदर दो टाइप की सेल्स होती हैं, मोनोलोक्यूलर, मल्टीलोक्यूलर। मोनोलोक्यूलर जो सेल्स होती हैं, इस सेल के अंदर एक ही फैट की बड़ी ग्लोब्यूल होती है, लेकिन जो मल्टीलोक्यूलर हैं उसमें छोटी छोटी फैट की बहुत सारी ग्लोब्यूल्स होती हैं। तो जो मोनोलोक्यूलर हैं उनके अंदर ब्राउन वाइट फैट होता है, लेकिन मल्टी में ब्राउन फैट होता है और ब्राउन फैट इज द मोर पावरफुल देन द वाइट फैट। तो वाइल्ड एनिमल्स में ब्राउन फैट ही होता है, इसलिए जंगली जानवरों का शिकार बहुत ज्यादा होता था, लेकिन नाउ इट इज बैंड। वाइट फैट के अंदर एक सबक्यूटेनियस फैट जिसको हम कहते हैं, वाइट सी लेयर दिखती है, अगर कभी भी किसी की स्किन निकल जाए, स्क्रैच आ जाए बढ़िया सा, तो सबक्यूटेनियस फैट आ जाता है, वो फैट लेयर ही है। जो ब्राउन फैट है इसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज आर मोर देन द वाइट फैट एंड सो इट इज मोर पावरफुल। ब्राउन फैट में ज्यादा एटीपी बनते हैं, ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इसलिए वो ज्यादा पावरफुल होता है, राइट? फैट सेल के अंदर यानी एडिपोसाइट सेल्स के अंदर जो फैट स्टोर होता है वो ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में होता है, राइट? और इस तरह का जो टिश्यू है, जितना भी टिश्यू है बॉडी में, वो एडिपोज टिश्यू भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू में थर्ड होता है बेटा स्केलेटल कनेक्टिव फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। पहले बात कर लेते हैं। फ्लूइड में दो तरह के फ्लूइड्स हैं, एक तो लिम्फ है और एक प्लाज्मा है। लिम्फ के अंदर और प्लाज्मा के अंदर क्या डिफरेंस है? तो लिम्फ का जो फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है और प्लाज्मा का फ्लो जो होता है वो बहुत दोनों डायरेक्शन में होता है, बोथ डायरेक्शन, यानी कि हार्ट से दूर भी और हार्ट की ओर भी। लेकिन प्लाज्मा के लिम्फ हमेशा बॉडी में से कलेक्ट होता है और हार्ट की तरफ आता है। लिम्फ को लाने वाली वेसल्स का नाम होता है वेन्स। लिम्फ को कलेक्ट करने वाली वेसल्स का नाम होता है लिम्फेटिक वेसल्स। और लिम्फ के जहां से एंट्री पॉइंट्स होते हैं वो होती है लिम्फ नोड्स। क्या होती हैं? लिम्फ नोड्स। तो लिम्फ नोड्स जो हैं वो पूरी बॉडी के अंदर इस तरह से नेटवर्क है और उन नेटवर्क्स में लिम्फ कलेक्ट होता है। लिम्फ बनता कैसे है? तो बॉडी में जब ब्लड का फ्लो जाता है, यानी कि ब्लड न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूट करने जाता है, न्यूट्रिएंट का आर्टरी का फ्लो जब बॉडी के टिश्यू में जाता है तो वो कैपिलरी में से होकर एक्सचेंज करती है सेल। सेल और कैपिलरी के बिटवीन एक्सचेंज होता है सब्सटेंसेस का। तो जब सेल और कैपिलरीज के बिटवीन फ्लूइड्स का, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है, तो जितना भी फ्लूइड वहां पर लीकेज होता है वो सब लिम्फ कहलाता है। क्या कहलाता है? लिम्फ। अब ऐसा बार बार हो रहा है तो उस जितने भी एसेंशियल एक्स्ट्रा फ्लूइड एक तरह का ये, तो इसको कलेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर लिम्फ वेसल्स है, लिम्फ नोड्स हैं और ये वापस इसको ब्लड में मिला रही है वेन के थ्रू। तो ये केवल मात्र बॉडी से कलेक्ट होता है, हार्ट की तरफ आता है, लेकिन ब्लड दोनों दिशाओं में फ्लो करता है।
ब्लड को ले जाने वाली वेसल आर्टरी है और लाने वाली वेन है। क्लियर है? थर्ड हमारा टिश्यू है चौथा हमारा टिश्यू है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल दो टाइप की स्ट्रक्चर होती हैं, कार्टिलेज और बोन। कार्टिलेज जो होता है ये सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जैसा आपका ये ईयर पिन्ना बना हुआ है, राइट। जबकि बोन जो है वो हार्ड होता है। दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू हैं, दोनों ही स्केलेटल हैं, जो बॉडी की स्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्केलेटन बना रहे हैं। प्यारे बच्चों, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में अगर कार्टिलेज की बात करूं तो कार्टिलेज जो होते हैं कई टाइप के होते हैं। एक क्लियरली ग्लास लाइक ट्रांसपेरेंट होता है जिसे हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। यही कार्टिलेज हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, हाइलिन। और जितनी भी बोन आपस में जुड़ रही हैं उनको चिपकाने का काम भी यही हाइलिन कर रहा है, इसलिए इसे आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं, आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज। आर्टिकुलेशन यानी ज्वाइंट करने वाला कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज है, फाइब्रो कार्टिलेज है। फाइब्रो कार्टिलेज यानी कि जो फ्लेक्सिबल है, राइट, फाइब्रस जॉइंट बनाता है, स्ट्रोंगेस्ट कार्टिलेज होता है ये, राइट। इलास्टिसिटी जिसके अंदर है वो इलास्टिक कार्टिलेज है। एक होता है कैल्सीफाइड, तो वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत कम होता है। अगर इसमें कैल्शियम जमा हो जाए कार्टिलेज में तो वो कैल्सीफाइड हो जाएगा। अगर बोन की बात करें तो बोन की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है उसको हम पेरिओस्टियम कहते हैं, लेकिन कार्टिलेज की आउटर मोस्ट कवरिंग को हम पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। बोन की इनर मोस्ट कवरिंग को एंडोस्टियम कहते हैं, कार्टिलेज की इनर मोस्ट कवरिंग को एंडोकॉन्ड्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोकॉन्ड्रियम। बोन के अंदर एक कैविटी होती है, उस कैविटी में जस्ट हम कहें तो बोन मैरो भरा होता है। तो कैविटी में दो तरह का बोन मैरो होता है। सबसे मिडिल डायाफाइसिस वाला जो एरिया है, शाफ्ट वाला एरिया। तो बोन की स्ट्रक्चर अगर कहें अपन तो स्ट्रक्चर में देखिएगा आप कि बोन कुछ इस तरह का होता है बच्चों। बोन के ये टर्मिनल पार्ट्स एपिफाइसिस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एपिफाइसिस के बीच में एक प्लेट जैसी स्ट्रक्चर को मेटाफाइसिस कहते हैं और मेटाफाइसियल प्लेट कहलाती है। बिटवीन शाफ्ट वाला एरिया जो होता है वो डायाफाइसिस कहलाता है। डायाफाइसिस वाला जो एरिया है ये सबसे हार्ड है, इसलिए इसे कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं और इसे स्पंजी बोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पंजी बोन। इसमें एक मैरो भरा हुआ है, इसे रेड बोन मैरो कहते हैं, और इसमें एक मैरो भरा हुआ है जिसे येलो बोन मैरो कहते हैं। क्लियर है? इस तरह से बोन का स्ट्रक्चर होता है। ये आउटर मोस्ट कवरिंग है जिसे पेरिओस्टियम कहते हैं, ये इनर मोस्ट है जिसे एंडोस्टियम कहा जाता है। यहाँ पर रेड बोन मैरो के अंदर ही स्टेम सेल होती हैं जो हेमेटोपोइसिस का कार्य करती है। ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन यहाँ रेड बोन मैरो के अंदर होता है। रेड बोन मैरो डिप्रेशन अगर हो जाता है तो एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनीमिया। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो चार प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर, एडिपोज, फ्लूइड और स्केलेटल। एक हमारा टिश्यू है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर के अंदर तीन तरह की मसल्स हमारी बॉडी में है। स्केलेटल मसल उन मसल्स को कहा जाता है जो बोन्स को ऑपरेट कर रही हैं। दूसरी कार्डियक मसल उन्हें कहते हैं जो हार्ट की मसल्स हैं, मायोकार्डियम है जो हार्ट को चला रही हैं। और स्मूथ मसल उन्हें कहते हैं जो विसरल ऑर्गन्स के अंदर पाई जाती है। अंडरस्टैंड? कार्डियक मसल एकमात्र ऐसी मसल है जो ब्रांच्ड है, बाकी सब अनब्रांच्ड हैं। अगर मैं कहूं कार्डियक में और स्केलेटल में दोनों में कंपैरिजन करें तो दोनों ही मसल्स के अंदर स्ट्राइशन पाया जाता है। ये इस तरह की मसल्स होती हैं कार्डियक मसल्स, इस तरह की मसल्स होती हैं, इनमें ये स्ट्राइशन होते हैं, बैंड होते हैं, राइट। और ये आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं, यानी कि ये ब्रांचेस है। यदि हम स्केलेटल मसल को देखें तो वो ऐसी होंगी लेकिन ब्रांच्ड नहीं होंगी। ये हैं, अगर इस तरह का फोटो आता है तो ये कौन सी मसल होगी? स्केलेटल मसल। और अगर बिल्कुल मैं इस तरह की बात करूं, ये स्मूथ है, इसमें इस तरह की इंटरकैलेटेड डिस्क या ब्रांचिंग नहीं है।
या फिर इनमें सेल्स के अंदर सेपरेशन नहीं है। तो ये जो मसल्स हैं दोनों, ये स्ट्राइटेड कहलाएंगे, यानी स्ट्राइशन या बेंड इनके अंदर पाए जाते हैं, लेकिन वो नॉन स्ट्राइटेड कहलाएगा क्योंकि उसमें बेंड नहीं पाए जाते हैं। मेरे बच्चों ये ब्रांच्ड है, जबकि वो दोनों अनब्रांच्ड है। ये मसल जो है इन तीनों में से अगर मैं कहूं, ये कार्डियक, ये स्केलेटल और ये स्मूथ। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि कौन सा मसल फटीग होता है, तो इन तीनों में से फटीग, थकान, केवल इन मसल्स को हो सकती है। ये कभी नहीं थकेंगे मरते दम तक। जिस दिन बंद होंगे उस दिन ये बस पंच तत्वों में मिलने वाली नौबत पे पहुंचा देंगे, यानी कि बंद होंगे तो फाइनली बंद होंगे, बीच में ये बंद नहीं होंगे ये दोनों मसल्स, राइट। उम्र बढ़ेगी तो इसकी जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगी, और बढ़ती उम्र के साथ ही कब्जी, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं बढ़ने लग जाएगी। बुढ़ापे में आकर के इंटेस्टाइन के पेरिस्टालसिस घट जाएंगे। क्यों? स्मूथ मसल्स की फंक्शनलिटी रिड्यूस हो जाएंगी। ये फटीग हो सकता है, ये कभी फटीग नहीं होते हैं। ये ब्रांच होता है, ये दोनों अनब्रांच होते हैं, नॉन ब्रांचिंग होते हैं। ये स्ट्राइटेड होता है, ये भी स्ट्राइटेड होता है, बट ये नॉन स्ट्राइटेड होता है। ये हार्ट में पाई जाती हैं, ये बोन से रिलेटेड है, और ये डीप ऑर्गन्स के अंदर, विसरल ऑर्गन्स के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर? इस तरह की तीन मसल्स हमारी बॉडी में होती है। अगर मैं कहूं आपसे कि इन पे आपका विल का कंट्रोल होता है, या आपकी मर्जी से चलते हैं, यानी कि इनको हम वॉलंटरी मसल कहेंगे, लेकिन ये आपकी मर्जी से नहीं चलता है, इनवॉलंटरी है, वो भी आपकी मर्जी से नहीं चलता है, वो भी इनवॉलंटरी है। ये क्वेश्चन हम लोगों से किए जाते हैं मस्कुलर टिश्यू के। फाइनली हमारे पास एक और टिश्यू है, नर्वस टिश्यू, जो हम न्यूरोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। न्यूरॉन होता है, और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ये बाइपोलर न्यूरॉन कहलाता है। कौन सा? बाइपोलर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका एक पोल ये है, एक वो है, यानी कि ये साइटोन कहलाता है या सोमा कहलाता है। सेल बॉडी भी इसको कहते हैं, और उसको एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन का जो टर्मिनल पार्ट है वो भी ब्रांच है, ये टीलोडेंड्रिया कहलाते हैं। टीलोडेंड्रिया वाले पार्ट पर यहाँ पर वेसिकल्स होती हैं, के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं। हमारी बॉडी से सेंसेशंस को रिसीव करने वाला यही पार्ट होता है जो बॉडी से सेंसेशन रिसीव करता है, राइट। साइटोन वाला, साइटोन के इन ब्रांचेस को डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। तो सेंसेशन जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिसीव करते हैं वो डेंड्रॉन्स होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, तो सेंसेशन को रिसीव करते हैं, यहाँ से रिसीव करके और ये इस तरह से भेजते हैं, और दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट होता है आगे। तो इस तरह के कनेक्शन को हम कहते हैं साइनेप्स। यहाँ पर सेल बॉडी के अंदर फ्लूइड होता है, ये वाला साइटोप्लाज्म होता है इसका, इसमें एक्सोप्लाज्म होता है, इसके ऊपर एक सेल्स की कवरिंग होती है, इन सेल्स को स्वान सेल्स कहते हैं, और स्वान सेल्स के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको माइलिन शीट कहते हैं। माइलिन शीट इसमें से आयंस के लॉस को प्रोटेक्ट करता है, जिससे कि इसका इम्पल्स 100% यहाँ से जितना आया है उतना ही वहां तक पहुंचता है। लाइट जितनी चलती है उतनी ही बल्ब तक पहुंचती है, क्योंकि उसमें ऊपर भी वायरिंग की कवरिंग होती है, यानी लाइट का, आयंस का लॉस नहीं होता है। तो जितना तेज स्टिमुलस दिया जाता है, जिस इंटेंसिटी का दिया जाता है, उतनी ही इंटेंसिटी का ब्रेन में फील होता है। तो ये केवल न्यूरॉन की वजह से होता है। ये होता है नर्वस टिश्यू। ये 4 टिश्यू कंप्लीट है। कुछ पूछना है टिश्यू में से? कोई डाउट लेके आए हो? फाइब्रस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वही तो होता है।
फाइब्रस है ना। वो हाइलिन नहीं है वो। देखो बोन की जब इंटरनली आप स्टडी करोगे तो दो तरह की कैनाल्स, जिसमें से बोन मैरो चूसा जाता है ना, नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं हड्डी चूसते हैं, राइट। तो हड्डी चूसते हैं तो हड्डी चूसते हैं तो उसमें से कहां से बोन मैरो चूसा जाता है, तो बोन मैरो यहां से चूसा जाता है, ये होती है कैनाल्स, राइट। ये कैनाल्स के साथ में इनके अंदर जो लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स हैं इन्हें हेवर्शियन कैनाल कहते हैं, राइट। और जो ट्रांसवर्स होती है इनको वॉकमैन कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉकमैन कैनाल। दो तरह की कैनाल्स होती हैं बोन के अंदर, हेवर्शियन कैनाल और वॉकमैन कैनाल्स। मेरे बच्चों इसकी इंटरनली जब स्ट्रक्चर देखोगे आप तो बोन में इस तरह की स्ट्रक्चर होती है कॉम्पैक्ट बोन के अंदर, इसीलिए तो बोन हार्ड होता है, कॉम्पैक्ट होता है। मतलब प्याज काटा आप लोगों ने? मैंने तो नहीं काटा कभी, ना मैंने खाया ना कभी देखा, मतलब काट के कभी देखा नहीं मैंने प्याज को, ना कभी यूज किया, खाता भी नहीं हूं मैं। तुम लोगों ने खाया होगा, कोई बात नहीं लेकिन इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके ऐसा होता है ना। तो इस स्ट्रक्चर में देखते हैं अपन, तो जब बोन को इंटरनली हमने देखा ऐसे, तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। तो यहाँ पर इस तरह के साइटोप्लाज्मिक, तो मेरे बच्चों ये जो लेयर्स हैं इन्हें लेमेला कहते हैं। क्या कहते हैं? लेमेला। बोन की जो लेयर्स होती हैं, साइटोप्लाज्मिक लेयर, साइटोप्लाज्म इस तरह से लेयर्स की फॉर्म में बनता है जलेबी की तरह, इनको लेमेला कहते हैं। अरे आ जाओ मैडम, अभी थोड़ी देर में रुक जाओ, 2 मिनट खड़े हो जाओ। लेमेला कहते हैं। इनके बीच में जो प्रोसेसेस होते हैं इन्हें वैक्यूना कहते हैं और कैनालिक्यूली स्पेस को कहते हैं, ठीक है। तो ये तीन स्ट्रक्चर होती है, लेमेला, लैक्यूना और कैनालिक्यूली। तो इस तीनों स्ट्रक्चर से मिलकर के बनता है हेवर्शियन सिस्टम, और इनके साथ कनेक्टेड होती हैं ये हेवर्शियन कैनाल्स और वॉकमैन कैनाल्स। ये बोन की इंटरनल स्ट्रक्चर जब माइक्रोस्कोप से अपन देखेंगे तो अपन को दिखाई देता है। क्लियर है? अब इनका फोटो एक साथ ले लेते हैं अपन, तो कैसे लें, क्या लें, बैकग्राउंड किधर से आएगा, जिसकी मैं टेस्ट में अव्वल आने पर तुम लोगों को फ्रेम डिजाइन करवा के दूंगा। 2 तारीख को जो टेस्ट होगा उसमें फर्स्ट रैंकर को उसके पूरे बैच की वो जो फ्रेम होगी वो मिलेगी बढ़िया अच्छे से सारे स्टूडेंट्स की। तुम वैसे नहा धो के आए हो ना सब? तो वाइट बैकग्राउंड ठीक किधर आएगा, इधर आ जाएगा? हाँ हाँ हाँ, यहीं आ जाओ, सब आ जाओ इधर। हाँ क्या? लेंस क्यों निकाला था? चलो भैया अरेंज हो जाओ फटाफट। ये इससे रेंज से आगे कुछ आया जाएगा आएगा ना। प्लस चलाएंगे, प्लस ये बटन दबाना। क्या चल रहा है? ये तो ये खुलने रहा, ठीक है, इतने में आ रहा है। पोडियम को खिसका दें साइड में, हाँ। हाँ यहीं पे आ जाओ, तो आ जाओ भाई, आ जाओ फटाफट से, अरेंज हो जाओ, टाइम खराब मत करो।
कल तो ऑफ रखोगे ना न्यू ईयर का? ये पेंडर परसों टेस्ट रहेगा ना इनका। ऐसा करो, इनके लिए पार्टी वार्टी का भी सामान मंगवा देना सर को भेज करके। पवन सर होंगे ना नीचे? चेतन सर, पवन सर है। हाँ तो उनको ही भेज देना। क्या कचौरी चिप्स वगैरह क्या क्या लोगे? रसगुल्ले? मतलब ऐसा करना 1 किलो तो रसगुल्ले मंगवा लेना और समोसे मंगवा लेना एक एक, ठीक है ना? और चिप्स मंगवा लेना बस। अब देखो भाई, सेल है तो सेल को अगर डेथ की बात करूं, पहले सेल अडेप्टेशन की बात कर लेता हूं। सेल अडेप्टेशन की बात करूं तो ये नॉर्मल सेल है और अगर साइज घट जाए बेटा, क्या हो जाए, तो इसको एट्रोफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एट्रोफी। तो जो मसल्स का सेल का एट्रोफी होता है, जैसे कोई भी पीईएमए प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन डिसऑर्डर है। इतना जल्दी टैंकर खाली करने भाग गए यार बीचा में से। इनके क्या ब्लेडर में क्षमता नहीं है क्या? 150 ml पे सिग्नल आ रहे हैं इनके। भाई 600, तो 600 से तो ज्यादा तक क्षमता है नहीं है? ब्लेडर ही बहुत कमजोर है। तो एट्रोफी कब हो जाती है? जब मसल्स में वास्टिंग होती है, मसल्स का एट्रोफी हो जाता है। अगर साइज बढ़ जाए तो इसको हाइपरट्रोफी कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर ऑफ सेल बढ़ जाए तो हाइपरप्लेसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यदि सेल की मॉर्फोलॉजी डिस्टर्ब हो जाए तो डिस्प्लेसिया कहते हैं, और रिप्लेसमेंट हो जाए तो मेटाप्लेसिया कहते हैं। तो ये 5 सेल एडेप्टेशन, साइज कम हो जाए तो, बढ़ जाए तो, नंबर ऑफ सेल बढ़ जाए तो, सेल का मॉर्फोलॉजी डिस्टर्ब हो जाए तो, और यदि रिप्लेसमेंट हो जाए तो मेटाप्लेसिया कहलाता है। सेल के मरने के 2 तरीके होते हैं। या तो सेल की उम्र हो जाए और नेचुरली सेल मर जाए, तो एपोप्टोसिस कहा जाता है। क्या सेल ये बॉडी गार्ड ऐसे छोड़ के जाएगा कमांडो को तो किडनैप कर लेगा ना कोई ना कोई रक्षा की पूरी जिम्मेदारी रहती है ऐसे, नौकरी से हटा दी जाएगी नहीं तो। अगर एक्सीडेंटली डेथ हो जाए तो इसको नेक्रोसिस कहते हैं, और यदि नेचुरली मर जाए तो एपोप्टोसिस कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आरबीसी ने 120 दिन की जिंदगी जी ली और फिर आरबीसी जो है मर गया, तो वो एपोप्टोसिस हुआ है। लेकिन किसी को अटैक आ गया और अटैक की वजह से, हाइपोक्सिया की वजह से, तो सबसे कॉमन फैक्टर होता है हाइपोक्सिया सेल डेथ का, सेल इंजरी का। तो हाइपोक्सिया की वजह से मायोकार्डियल सेल जो है वो डेड हो गए, तो वो नेक्रोसिस हुआ है। क्या हुआ? ये नेचुरल है, ये एक्सीडेंटल है, राइट? ये प्लान्ड है, ये अनप्लान्ड है। तो ये दोनों डिफरेंस है सेल की डेथ का। इस तरह से सेल जो है वो चैप्टर क्लोज हो जाता है यहाँ पे आके। फिर इसके बाद हेमेटो में एंट्री करते हैं। तो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होते हैं ना, सबसे पहले फ्लूइड्स का डिवीजन करेंगे अपन। तो फ्लूइड्स में बेटा जो सेल के अंदर है वो आईसीएफ है और जो बाहर है वो ईसीएफ है। तो बाहर कहाँ कहाँ है? तो बाहर एक तो ब्लड वेसल में है, तो ब्लड वेसल में जो है वो प्लाज्मा है। एक सेल्स के बीच बीच में है तो इंटरस्टिशियल है, और एक स्पेशल कैविटीज में है तो वो स्पेशल फ्लूइड है, ट्रांजिशनल फ्लूइड है, राइट? अब ये इस तरह के कई स्पेशल फ्लूइड है अलग अलग कैविटी में, पेरिटोनियल है, प्लूरल है, साइनोवियल है, काफी सारे फ्लूइड्स हैं जो स्पेशल कैविटीज के अंदर होते हैं, ठीक है? अब मैं कहूँ आपसे कि यदि सेल के अंदर है तो के प्लस काफी अच्छा है, और ईसीएफ में सोडियम काफी अच्छा है। जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर है तो प्लाज्मा है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर तो ब्लड है, और ब्लड या प्लाज्मा। अब अगर हम बात करें मेरे बच्चों कि दोनों फ्लूइड्स हैं और जो ब्लड है उसकी डिवीजन की बात करें, तो ब्लड को हम रिवर ऑफ लाइफ कहते हैं, फ्लूइड ऑफ लाइफ कहते हैं, लाइफ सेविंग फ्लूइड कहा जा सकता है,
ये एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, सबसे सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। 7.35 से 7.45 इसकी पीएच होती है। ये अल्कलाइन नेचर का है, हल्का सा खारा लगता है चखने में, यस और नो। तो ये जो ब्लड है बॉडी के वेस्ट को भी रिमूव कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का काम इसका है। हार्ट इसको पंप करता है, वेसल्स इसको कैरी करती हैं। और ये जो टिश्यू है, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये दो तरह के पार्ट से बना हुआ है। एक इसका सेल्यूलर पार्ट है और एक इसका मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स को हम कहते हैं प्लाज्मा। अब प्लाज्मा जो स्ट्रो कलर का होता है और ब्लड जो होता है वो रेडिश कलर का होता है। एक नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति में, महिला है तो 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, मेल है तो 6 से 7 लीटर तक हो सकता है। तो यूजुअली 5 से 6 की रेंज से हैं, और अगर केवल एक ही डाटा दिया तो 5 लीटर जवाब देना है। इसमें से 3 लीटर जो होता है वो प्लाज्मा होता है। फुल ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है, 45% सेल होती है। सेल में जो रेड दिखती है वो रेड ब्लड सेल कही गई, व्हाइट दिखती थी तो व्हाइट ब्लड सेल, और प्लेट जैसी दिखती थी तो प्लेटलेट। इनका फंक्शन के आधार पर देखा हमने तो ये इरिथ्रोसाइट कहलाई, और वो ल्यूकोसाइट कहलाई, और वो थ्रोम्बोसाइट कहलाई। क्लियर है? इरिथ्रोसाइट जो है वो बाइकॉनकेव है, और बाइकॉनकेव होने के साथ इसका डायमीटर 7 माइक्रोन के लगभग होता है। इसके अंदर Hb भरा होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और सेल्स की O2 रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में Hb का जो लिमिट है वो 13 ग्राम परसेंटेज से ज़्यादा होना चाहिए। अगर इससे कम हुआ तो एनीमिक होता है, 11.5 से कम रहा तो एनीमिक होता है, राइट। तो WHO ने वो रेंजेस अलग अलग बताई थी, वो आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी होती है WBC। WBC के अंदर हम दो तरह की WBC बोलते हैं। एक साइटोप्लाज्म जिसका ग्रेन्युलर है वो ग्रेन्युलोसाइट होती है, अग्रेन्युलर है तो अग्रेन्युलोसाइट होती है। ग्रेन्युलोसाइट भी 3 टाइप की, एसिडो बेसो न्यूट्रो, और अग्रेन्युलोसाइट 2 टाइप की, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट्स जो होती हैं बेटा वो भी 2 टाइप की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट उसको कहा जो बोन मैरो में मैच्योर हुई है, और टी लिम्फोसाइट उसको कहा जो थाइमस में मैच्योर हुई है। बी लिम्फोसाइट एक तरह की जल सेना है, और टी लिम्फोसाइट एक तरह की थल सेना है। तो बी लिम्फोसाइट जो है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, और टी सेल सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। दोनों क्वेश्चन काफी फेमस क्वेश्चन है, यानी कि बी सेल जस्ट गिव द ह्यूमरल इम्यूनिटी और टी सेल गिव द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। यानी हमारा इम्यून सिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है लिम्फोसाइट्स। यूजुअली 500 से लेकर 1500 तक इनका काउंट होता है। यदि अगर लगभग एवरेज बात करूं तो 950 सेल्स पर mm³ तक रहना चाहिए। यदि इससे कम आता है, 500 से कम आता है, तो मेरे बच्चों इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर हम कह देंगे। अगर 200 से कम रह जाता है तो एड्स अफेक्टेड जैसी प्रॉब्लम आ जाती है, इतना इन्फेक्टेड पर्सन हो जाता है। CD4 सेल काउंट है ये। CD4 होती है, CD8 होती है, यानी टी हेल्पर होती है, टी किलर होती है, टी मेमोरी होती है और टी सप्रेशर होती है। माय डियर स्टूडेंट, यदि अगर मैं बात करता हूँ आपसे नॉर्मली आरबीसी की, तो 4.5 लाख के लगभग रहनी चाहिए आरबीसी, 6 लाख तक हो सकती है। यदि अगर डब्ल्यूबीसी की कहें तो सबसे कम सेल है ये, 7,000 से लेकर 11,000 तक होती है। प्लेटलेट 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक होता है। प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट कहलाती हैं, थ्रोम्बस बनाने में, ब्लड को गाढ़ा रखने में, क्लोट बनाने में इस सेल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। डब्ल्यूबीसी जो होती है वो एंटीबॉडी सेल कहलाती है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफेंस देती है। और आरबीसी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एचबी की मदद से ऑक्सीजन को कैरी करती है। हाइपोक्सिया हो जाता है अगर आरबीसी घटती है तो। ब्लड की सारी सेल्स का प्रोडक्शन रेड बोन मैरो में होता है, हेमेटोपोइसिस जिसको हम कहते हैं। इनका डिस्ट्रक्शन डेथ के बाद स्प्लीन करता है, जिसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है स्प्लीन को। जब भी कभी हीम का डिस्ट्रक्शन होता है, हीमोलाइसिस होता है, तो हीम प्लस ग्लोबिन बनता है। हीम तो वापस मेटाबोलाइज हो जा, ग्लोबिन तो वापस रीयूज हो जाता है, और हीम के मेटाबोलाइजेशन से बिलीवर्डिन बनता है, फिर बिलीरुबिन बनता है, फिर स्टर्कोबिलिन बनता है, यूरोबिलिन बनता है, और ये यूरिन और स्टूल के साथ एक्सक्रेट होता है। इस तरह से हीमोलाइसिस होता है स्प्लीन के अंदर। मेरे बच्चों, यदि अगर मैं बात करता हूं आपसे
एचबी के ऑक्सीजन को कैरी करने की क्वांटिटी के बारे में, तो एक हीमोग्लोबिन के अंदर एक आयरन होता है और 4 आयरन होते हैं और एक आयरन एक O2 को कैरी करता है। इस तरह से एक एचबी का मॉलिक्यूल टोटल 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है। यदि अमाउंट की बात करें तो 1.34 ml O2 कैरी करता है 100 ml ब्लड। क्लियर है? 1 ग्राम ब्लड कैरी 1 ग्राम एचबी कैरी 1.34 ml O2। क्लियर है? अब जो आरबीसी की क्वांटिटी है, अगर कोई भी सेल की क्वांटिटी है, अगर घटी तो पीनिया बोलेंगे, बढ़ी तो साइटोसिस कहेंगे। क्लियर है? बच्चों ब्लड कोगुलेशन की बात करें, ब्लड क्लोट की बात करें, तो ब्लड क्लोटिंग का जो मैकेनिज्म है यानी उसे हम हीमोस्टेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोस्टेसिस। ब्लीडिंग के बाद ब्लीडिंग का रुकना हीमोस्टेसिस होता है। हीमोस्टेसिस का सबसे पहला स्टेप होता है ब्लड वेसल की स्मूथ मसल्स के द्वारा, जिसमें कि स्मूथ मसल्स का वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है। दूसरा स्टेप होता है मेरे बच्चों प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, और तीसरा स्टेप होता है ब्लड का कोगुलेशन। कोगुलेशन में 13 क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं जो इस ब्लड कोगुलेशन के मैकेनिज्म को कंप्लीट करवाते हैं। हीमोस्टेसिस का जो साइकिल चलता है, प्रोसेस चलता है, वो दो तरह से चलता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक यानी बाहर, ब्लड वेसल के बाहर यानी डैमेज टिश्यू ने, और इंट्रिंसिक यानी कि ब्लड वेसल के अंदर प्लेटलेट ने। दोनों ने मिलकर एक सब्सटेंस रिलीज किया है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज एक्टिवेट द प्रोथ्रोम्बिन इनटू द थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन में एक्टिवेट कर दिया, और थ्रोम्बिन जस्ट फाइंड आउट द फाइब्रिनोजन और एक्टिवेट इट इनटू द फाइब्रिन। और फाइब्रिन जो होता है वो एक मैशवर्क बना लेता है फाइनली, और मैशवर्क बना करके इंजर्ड साइट पर एक कोटिंग बना लेता है, यानी उस ब्लड वेसल से ब्लीडिंग को रोक देता है। क्लियर है? तो इस तरीके से जो ब्लड मैकेनिज्म होता है, ब्लड का क्लोटिंग का मैकेनिज्म होता है, वो 3 स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं हीमोस्टेसिस को। सबसे पहला सिक्रेशन या सिंथेसिस ऑफ द प्रोथ्रोम्बिनेज, दूसरा कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, और तीसरा कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। इस तरह से ब्लड का कोगुलेशन होता है। अगर ब्लड ग्रुप्स की बात करें मेरे बच्चों, तो ब्लड ग्रुप्स को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे कार्ल लैंडस्टीनर, और कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था और इस प्रकार से बताया था हम लोगों को कि 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ। ओ नेगेटिव टाइप के जो कैंडिडेट्स हैं वो यूनिवर्सल डोनर हैं, और जो ए बी पॉजिटिव कैंडिडेट हैं वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। क्लियर? आरएच की बात करूं तो रिसस मंकी के अंदर खोजा हुआ एक स्पेशल फैक्टर है आरएच फैक्टर, जो अगर आरएच नेगेटिव फीमेल है तो उसका जो सेकंड बेबी होता है, उस सेकंड बेबी के ब्लड का हीमोलाइसिस हो जाएगा अगर उसको हम एंटी डी का इंजेक्शन ना लगाएं तो उसे हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं, हीमोलाइसिस डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। बच्चों अगर हम इनके ट्रांसमिशन की बात करें, जनरेशन टू जनरेशन इनहेरेंस की बात करें, इनहेरिटेंस कैसे होता है, तो आरएच में जो कैपिटल डी है वो डोमिनेंट है और स्मॉल डी जो है वो रेसिपिएंट है। कोई भी जनरेशन हुआ डोमिनेंट जीन ही अपना इफेक्ट दिखाता है, रेसिपिएंट का इफेक्ट नहीं आता है। एबीओ में से अगर बात करें ए और बी की तो दोनों डोमिनेंट है, लेकिन ओ जो है वो रिसेसिव है। क्लियर? बोलो भाई। अब चलते हैं अपन डिसऑर्डर्स वाले पार्ट पर। तो सबसे पहला हेमेटो के अंदर हम एनीमिया जानते हैं। एनीमिया के अंदर WHO ने एक लिमिट दे दिया कि अगर 13 ग्राम से कम एचबी मेल में रहा तो वो एनीमिक कहेंगे, 11.5 से कम अगर एक फीमेल में रहा तो उसको एनीमिक कहेंगे, अगर 11 से कम प्रेग्नेंट में रहा तो उसको एनीमिक कहेंगे, और 15 से कम अगर न्यूबॉर्न में रहा तो उसको एनीमिक कहेंगे। 7 से 10 अगर किसी का एचबी आ रहा है तो बहुत सीवियर उसको एनीमिया है। 7 से कम आ रहा है तो सीवियर एनीमिया है, 7 से 10 आ रहा है तो उसको माइल्ड एनीमिया है, मॉडरेट एनीमिया है, और यदि अगर 10 से 12 आ रहा है तो माइल्ड एनीमिया है। तो 10 से 12 माइल्ड
और 7 से 10 जो है वो मॉडरेट, और 7 से कम है तो सीवियर, या 7 से कम अगर किसी का एचबी है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही उसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होगा। यदि अगर इससे माइल्ड एनीमिया है तो न्यूट्रिशनल तरीके से भी उसको मैनेज किया जा सकता है। एनीमिया के मैनेजमेंट के लिए हमारे पास आयरन के टैबलेट्स भी होते हैं, या पेरेंटल रूट से भी आयरन अवेलेबल है। आयरन टैबलेट्स में फेरस सल्फेट है, फेरस फॉर्म में आयरन देते हैं, फेरस सल्फेट है, ग्लूकोनेट है, फ्यूमरेट है, सक्सीनेट है। इनमें 30 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन होता है। यदि अगर हम पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, आईएम लगाना हो तो जेट्रैक रूट से या एयरलॉक रूट से लगाते हैं। जेट्रैक तरीका या एयरलॉक, जिसमें कि एक थोड़ी सी हवा इंजेक्शन के अंदर लेनी होगी आपको, यानी उस एयर का लॉक आपको क्रिएट करना है। फिर डीप 90 डिग्री पर आप लगाएंगे, तो उससे पहले स्किन को आपको ऐसे पुश करना है और इंजेक्शन को फिर छोड़ना है, लगा देना, फिर उसको छोड़ देना है वापस से। तो जो स्किन होगी वो एक जेड की फॉर्म में आ जाएगी, और फिर जब इंजेक्शन लगाओगे आप तो इस तरीके से इंजेक्शन लगेगा। इस स्किन को इधर पुल कर लो, ये तो इधर खिंच जाएगा, ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा। तो इधर खींचोगे तो ये इस पोजीशन में आने के बाद इंजेक्शन यहाँ से लगाना है, राइट। अब ये यहाँ पर एक होल हुआ, एक होल यहाँ हुआ, लेकिन जैसे ही आप छोड़ोगे इधर तो ये होल जो है ये यहाँ आ जाएगा। स्किन को जैसे ही छोड़ोगे तो ये होल यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से अब यहाँ पर थोड़ी सी एयर भी आपने इसके अंदर यहाँ पर ड्रेन कर दी है, ये एयर लॉक का काम करेगी। और अब ये होल यहाँ है और ये यहाँ है, तो जो मेडिसिन आपने दिया है, आयरन दिया है, वो लीकेज नहीं होगा। तो लीकेज से प्रिवेंशन के लिए ही हम जेट्रैक मेथड या एयरलॉक मेथड यूज करते हैं आयरन में, ताकि लीकेज ना हो। यदि अगर डेक्सट्रोज की बात करें तो डेक्सट्रोज में मिक्स करके भी आप आयरन को इन्फ्यूजन कर सकते हो। 6 से 8 घंटे में इन्फ्यूजन करना होता है आयरन को, राइट। 2 एम्पुल आयरन आप मिक्स कर सकते हो डेक्सट्रोज में, 500 ml डेक्सट्रोज के अंदर मिला करके लगा सकते हो, 50 ml करीब में भी लगा सकते हो। तो डेक्सट्रोज के साथ फ्लूइड याद रखें, डेक्सट्रोज में मिक्स करके आयरन को दिया जाएगा। मेरे बच्चों, यदि एनीमिया की हम जनरल फाइंडिंग क्लिनिकली ग्रेडिंग करें तो क्लिनिकली जब हम कहेंगे तो अगर एनीमिया का इंडिकेटिव साइन बोले तो पैलोर डिस्कलरेशन इसका इंडिकेटिव साइन है। और सबसे पहले पैलोर जो दिखेगा वो आपको कंजक्टाइवा और म्यूकस मेम्ब्रेन पर दिखेगा। अगर केवल यहीं पर पैलोर हो रहा है तो माइल्ड एनीमिया है, अगर स्किन पर भी हो चुका है तो मॉडरेट है, लेकिन अगर इसका इफेक्ट पाम्स तक भी दिखने लगा तो सीवियर एनीमिया होता है, तभी ऐसा होगा। सिंपली यदि एनीमिया की बात करें तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन घट जाता है ब्रेन में भी, इसलिए फेंटिंग हो सकता है, एकदम कोमा में जा सकता है, साइनोसिस हो सकता है पेशेंट को हाइपोक्सिया के कारण, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस घट जाएगा, बॉडी पैलोर पड़ जाएगी, ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन घट जाएगा, इस्चेमिक नेक्रोसिस हो सकता है, इस्चीमिया हो जाएगा, बॉडी में पेन होगा, राइट। तो ये क्लिनिकल फीचर्स होते हैं एनीमिया में, जनरली कोई भी एनीमिया हो। दूसरा एनीमिया हमारा होता है पर्नीशियस एनीमिया, और पर्नीशियस एनीमिया के केस में हम जानते हैं विटामिन B12 की कमी से, और B12 की कमी तब आती है जब स्टोमक की पेरिएटल सेल्स की संख्या घट जाए, यानी कि एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो है वो घट जाए, तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होता है और इस कारण एनीमिया हो जाता है, क्योंकि विटामिन B12 रिक्वायर फॉर द मैचुरेशन ऑफ आरबीसी। थर्ड हमारा एनीमिया होता है मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, राइट। विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड की कमी आ जाए तो आरबीसी एनलार्ज हो जाता है और बड़ी साइज का हो जाता है, और बड़ी साइज का हो जाने के साथ ही मैक्रो फॉर्म में आ जाता है, आयरन भी ड्रॉप हो जाता है, भर जाता है, और इस तरह से बॉडी जो होती है वो HB का सिंथेसिस नहीं कर पाती है और एनीमिक कंडीशन आ जाती है। तो इस तरह की जो एनीमिया होता है मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, जिसमें आरबीसी बड़ा हो जाता है। यदि हम कहें मेरे बच्चों की ग्लोबिन चेन की β6 पोजीशन पर पाया जाने वाला ग्लूटामिक एमिनो एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन एमिनो एसिड, तो ऐसे जो आरबीसी आएगा वो सिकल शेप में आ जाएगा, और इस तरह की आरबीसी सिकल शेप वाली एक दूसरे से क्लम्प कर जाती हैं और डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, हीमोलाइसिस हो जाता है। तो ऐसा जो एनीमिया होगा वो सिकल सेल एनीमिया कहलाएगा। कौन सा एनीमिया कहलाएगा? कई बार ऐसी कुछ दवाइयां हैं, कुछ डाई है, कुछ कार्सिनोजेंस हैं जो बोन मेरो पर कुछ एंटीबॉडी हैं इम्पैक्ट करके बोन मेरो डिप्रेशन कर देते हैं,
और बोन मेरो डिप्रेशन से अगर एनीमिया होता है तो अप्लास्टिक एनीमिया कहलाता है। जिन लोगों को क्रोनिक डिसऑर्डर होते हैं, बीमारी होती है, उन क्रोनिक डिसऑर्डर वाले लोगों में मैक्रोफेज के नंबर बढ़ जाते हैं, बॉडी के अंदर मैक्रोफेजेस बन जाती हैं। तो इन मैक्रोफेजेस में आयरन जमा हो जाता है ग्रेन्युलर फॉर्म में, और उस आयरन के जमा हो जाने से बॉडी में जो एचबी सिंथेसिस करने वाला आयरन था वो घट जाता है, और इस तरह से भी एनीमिया हो जाता है, ब्लड की कमी आ जाती है उन लोगों में। तो दिस इज द एनीमिया ड्यू टू द क्रॉनिक इलनेस। इस तरह से भी एनीमिया हो जाता है। सेकेंड हम आपको पढ़ाते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के अंदर सबसे पहले एक थैलेसीमिया होता है। थैलेसीमिया 8, 9, 10, 11 की कमी से, 11, 12 की कमी से, 8 की कमी से होता है तो प्रोटीन फैक्टर की कमी से। हीमोफीलिया होता है 8, 9 वगैरह की कमी से। तो हीमोफीलिया 4 टाइप का, राइट, 8 की कमी से ए, 9 की कमी से बी, 11 की कमी से सी और डी, 4 तरह का हीमोफीलिया। और इसी तरह से थैलेसीमिया होता है। तो थैलेसीमिया के अंदर क्या होता है, ग्लोबिन चेन्स की संख्या घट जाती है, राइट। या तो ग्लोबिन चेन्स की संख्या घट जाए या दोनों जीन 16वें क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले दोनों जीन डिफेक्टेड हो जाए। दोनों जीन डिफेक्ट हो तो थैलेसीमिया मेजर होगा, एक अफेक्ट हुआ तो माइनर होगा। एक ग्लोबिन चेन की कमी है अल्फा की तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा की कमी है तो बीटा थैलेसीमिया। इस तरह से 4 तरह का थैलेसीमिया होता है, यानी कि इसके अंदर ब्लड का हीमोलाइसिस हो जाता है और बार बार फ्रिक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना की आवश्यकता होती है। ये इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। लेकिन ऐसा करने से इसको आयरन टॉक्सिसिटी हो जाती है, इसलिए डिसफेरोक्सामाइन भी चेलेशन थेरेपी की भी आवश्यकता पड़ेगी। सिकल सेल एनीमिया में हाइड्रेशन थेरेपी काफी फायदा करेगा। एंटीकोगुलेशन थेरेपी देंगे और इसको ऑक्सीजन थेरेपी भी दिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा सेल्स को सिकल होने से रोक सकें। ब्लीडिंग डिसऑर्डर में परप्यूरा अपन पढ़ते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पढ़ते हैं। 40,000 से कम अगर प्लेटलेट रह जाए तो बॉडी पर पिन पॉइंट रेडिश पर्पल कलर के हेमरेज होने लग जाएंगे, ब्लीडिंग होगी, जिनको हम परप्यूरा नाम देते हैं। बड़े हेमरेजिक स्पॉट है तो इकाइमोसिस कहते हैं। फीमेल है तो मेंसेस ज़्यादा होंगे, और मेल है तो ब्लीड हो सकती है, इंटरनल ब्लीड हो सकती है, मेलेना हेमाटामेसिस हो सकता है। ये सब परप्यूरा के अंदर होता है। ये एंटीबॉडी की वजह से हो तो आइडियोपैथिक परप्यूरा कहते हैं, और नेचुरली थ्रोम्बोसाइट प्रोडक्शन घटने से होता है तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा कहते हैं। 2 तरह का परप्यूरा होता है। प्लेटलेट काउंट यदि 1 लाख से कम रह जाए तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। और जब कभी भी कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो रेक्टल टेम्परेचर ना ले, बच्चा है रेक्टल टेम्परेचर ना लिया जाए, ज़्यादा हार्ड टूथब्रश ना किया जाए, राइट। और आईएम इंजेक्शंस भी बहुत सावधानी से लगाए जाए या नहीं लगाए जाए, वरना ब्लड वेसल रप्चर हो सकती है आईएम के कारण। इलेक्ट्रिक शेवर यूज किया जाए, ब्लेड वाला शेविंग नहीं यूज किया जाए, कट ना लगे, इंजरी ना हो। तो इस तरह की सावधानियों को रखने की आवश्यकता होती है बेटा उन लोगों में बहुत ज्यादा जिनको ब्लीडिंग वाली प्रॉब्लम्स होती हैं। क्लियर है। आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा ऑटो इम्यून है जो एंटीबॉडी की वजह से होता है। ये एंटीबॉडी बॉन मेरो को डैमेज कर देंगी। तो जितने भी डिसऑर्डर जिनमें बॉन मेरो अफेक्ट हो रहा है, पैनसाइटोपिनिया हो जाता है। पैनसाइटोपिनिया होते ही ऑल ब्लड सेल्स की कमी आ जाती है। ब्लड रिलेटेड मैलिग्नेंसीज की बात करूं तो पहला ल्यूकेमिया होता है, मल्टीपल माइलोमा होता है और होकिंस डिजीज होती है। ल्यूकेमिया के केस में हम कहते हैं कि बॉन मेरो की जितनी भी स्टेम सेल्स हैं दे कन्वर्टेड इनटू द इमैच्योर डब्ल्यूबीसी, इमैच्योर डब्ल्यूबीसी में कन्वर्ट हो जाती हैं। और इमैच्योर डब्ल्यूबीसी में कन्वर्ट हो जाने से मैच्योर डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाती है और इमैच्योर डब्ल्यूबीसी 1 लाख से ज्यादा बढ़ जाती है। तो इमैच्योर डब्ल्यूबीसी काउंट का बढ़ना ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया होता है। 4 तरह का होता है, ऑल अमल चल कमल। ऑल मतलब बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में और सुपर बूढ़ों में, राइट। ऑल अमल चल कमल बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में और सुपर बूढ़ों में। तो बच्चों में मोस्ट कॉमन ल्यूकेमिया है ऑल। मैंने एक ऑन्कोलॉजी के अंदर कुछ बात में अमल लिखा दिया था मैंने आप लोगों को, उसको ऑल कर लेना, करेक्ट कर लेना जिस भी व्यक्ति के पास वो लिखा हुआ है। ऑन्कोलॉजी की नोट्स के अंदर है। और मोस्ट कॉमन ल्यूकेमिया या मोस्ट कॉमन कैंसर इन चिल्ड्रंस, ऐसा क्वेश्चन था और उसका आंसर अमल लगाया था आपने, आपको ऑल करना है उसे।
क्या करना है, ऑल। क्लियर है। दूसरा है बेटा मल्टीपल हॉकिंस डिजीज। तो हॉकिंस डिजीज बी लिम्फोसाइट की प्रॉब्लम है और बी लिम्फोसाइट एक्सेसिवली माइग्रेट करती हैं और लिम्फ नोड्स में जाके इकट्ठी हो जाती है, लिम्फ नोड के ट्यूमर बना लेती हैं और ट्यूमर बना करके और लिम्फ नोड्स के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। लेकिन ये पेनलेस होती है, सबसे पहले नेक एरिया में होती है, सुप्रा क्लेविकुलर एरिया में होती है। इसमें जो सेल है उसको रीड स्टनबर्ग सेल कहते हैं और इसका पाया जाना हॉलमार्क साइन है, बायोप्सी करेंगे तो पता चलेगा। दूसरी बात कहता हूं बच्चों, तो ये एप्स्टीन बार वायरस की वजह से होती है। नाइट फीवर होता है, एप्स्टीन फीवर कहते हैं, स्वेटिंग वगैरह होता है पेशेंट को, लिम्फ नोड में पेनलेस स्वेलिंग हो जाती है। अगर ये डायफ्राम के एक ही ओर है, केवल एक ही है तो स्टेज 1 है, डायफ्राम के एक ही ओर है, 2 या 2 से ज्यादा हो तो स्टेज 2 है, दोनों तरफ है 3rd है, पूरी बॉडी में है तो स्टेज 4 है। क्लियर। मल्टीपल माइलोमा एक तरह का बोन का कैंसर है, बोन मैलिग्नेंसी इसको कहते हैं और ये प्लाज्मा सेल की वजह से होता है। प्लाज्मा सेल बोन में प्रोलिफरेट करके बोन में ट्यूमर बना लेती है, तो ट्यूमर बनाते ही बोन का कैल्शियम रिलीज हो जाता है और बोन कमजोर हो जाती है, तो बोन में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, राइट, और ब्लड कैल्शियम बढ़ जाता है, हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है और बोन जो है वो वीक हो जाती है, यानी कि फ्रैक्चर, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इसका एक ही यूनिवर्सल इंटरवेंशन नर्सिंग मैनेजमेंट होता है कि इसको फ्रैक्चर फ्री एनवायरनमेंट दिया जाए, हजार्ड फ्री एनवायरनमेंट दिया जाए, ताकि कोई एक्सीडेंटली ये गिरे नहीं, और कहीं गिर गया तो बोन टूटने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है जिनको मल्टीपल माइलोमा होता है। क्लियर है। अब मल्टीपल माइलोमा के केस में प्लाज्मा सेल की वजह से हुआ है, बोन ट्यूमर होते हैं, हाइपर कैल्सीमिया होता है, कैल्शियम रिलीज हो जाता है। तो ये कैल्शियम क्या करता है, किडनी में जाएगा और किडनी में धीरे धीरे स्टोन बनाता है और CRF फ्यूचर में इस पेशेंट को हो सकता है, क्रोनिक रीनल फेलियर होने की संभावना होती है। ठीक है, ये था आपका रिवीजन पहली क्लास से लेकर के और पूरी एक लास्ट हिमेटो तक की 1 महीने की क्लास आपको मैंने सुना दी है ऑरली। और आज और जाकर के अच्छे से एक बार फिर याद कर लोगे सुनने के बाद तो बहुत बढ़िया फायदा होगा अपन को और टेस्ट में काफी अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। ठीक है, और कोई बात, चलें फिर। ठीक है, तुम लोग करो एंजॉयमेंट, न्यू ईयर की पार्टी करो 31 को। बहुत बहुत बधाई हो नए साल की आपको सबको, बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, और मेरी दिल की ख्वाहिश जरूर तुम लोग पूरी कर देना। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ और ऑनलाइन मुझे जितने भी लोग सुन रहे हैं वो सब सक्सेस हो, सबकी जॉब लगे, कोई भी ऐसा ना रहे इसकी जॉब ना लगे, राइट। विश यू ऑल द बेस्ट। चाहे से समय, मैं लास्ट में अंतिम बात भी आपको यही कहूंगा कि समय लग सकता है, हो सकता है कि किसी की जॉब 3 महीने में लग गई हो, आपको थोड़ा टाइम लग जाए, तो ऐसी परिस्थिति में धैर्य रखना, दुनिया की बातों से घबराना मत, दुनिया आपको चिढ़ाए तो चिढ़ना मत, कैरियर तुम्हारा है, डिसीजन भी तुम्हारा ही होना चाहिए। किसी को पसंद आएगा कि नहीं आएगा इसलिए हम अपने कपड़े चेंज नहीं करते, कपड़े वो पहनने चाहिए जो आपको कंफर्टेबल लगे और जो आपको पसंद है। लोग क्या कहेंगे, लेकिन लोगों को दिखाने के चक्कर में आपने इतनी टाइट फिटिंग जींस पहन रखी है कि आपसे चला भी नहीं जा रहा है, तो दैट इज नॉट द अंडरस्टैंडिंग, ये समझदारी नहीं है, मतलब उसको बेवकूफ़ी या मूर्खता कहते हैं। जो लोग दुनिया के टीजिंग करने से ये सोचते हैं, घर से निकलने से पहले ये सोचते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, और उस वजह से काफ़ी ज़िंदगी में वो आधी से ज़्यादा ज़िंदगी सेक्रीफाइस करके अपनी बर्बाद कर देते हैं, जीते नहीं है वो। जो दुनिया क्या कहेगी इस हिसाब से जी रहा है ना, वो बहुत बेवकूफ़ व्यक्ति है, और वो इसलिए अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहा है क्योंकि दुनिया क्या कहेगी। उसको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि उसके घर वाले क्या कहेंगे या उसके माँ बाप क्या कहेंगे या वो खुद क्या कहेगा, उसको तो बस दुनिया की चिंता है और उस वजह से वो परेशान होता जाए, तो दैट इज नॉट गुड, अंडरस्टैंड। केवल खुद के डिसीजन हो, कैरियर भी खुद का है, पढ़ाई भी खुद की हो, जो तुम लाइफ बनाने की कोशिश कर रहे हो ये भी खुद के लिए बना रहे हो, किसी के लिए नहीं।
तो पहले मेरा कहने का मतलब यही है मेरे बच्चों कि आन बान शान की बात है, जॉब लग के ही दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बाद में आप छोड़ोगे करोगे वो आपकी मर्जी, लेकिन कम से कम एक बार जॉब जरूर लगना। कोई बड़ा काम तो है नहीं, कोई ऐसा काम तो है नहीं कि भाई आपको पहाड़ी खोद के रास्ता बनाना है। बूंदी के एक बुजुर्ग ने बनाया ना, उसने तो पूरी पहाड़ी खोद के जाने कितने 10 साल लगे उसको, पहाड़ी खोद के रास्ता बना दिया उसने, तो 10 साल खर्च करे उसने। आपको 10 साल खर्च करने की नहीं कह रहा हूँ, 10 महीने की कह रहा हूँ केवल। 10 महीने खर्च करो, उससे तुम्हारी शान शक्ल लाइफ स्टाइल सब बदल जाएगा। जैसा तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज्यादा बेहतर आएगा, जितना तुम सोच नहीं रहे हो ना अभी उससे बेहतर मिलेगा। तो ये आसान है, पॉसिबल है, संभव है। बस मेरा अंतिम बात यही है, तब तक लगे रहना जब तक कि नौकरी ना लगे। चाहे साल भर लगे, 10 महीने लगे, 11 महीने लगे, साल लगे, 1.5 साल लगे, 2 साल लगे, क्या हो जाएगा, लगा दूंगा यार। कोई बिजनेस करते हैं ना 10-10 बार फेल हो जाते हैं, तुम तो नौकरी की बात कर रहे हो। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ऐसे डिसीजन जो आपके इस प्रोग्रेस में बाधा डालेंगे उनको अवॉइड कर दो। घर वाले कुछ और बोले, बात बोले कुछ ऐसी वैसी, तो अवॉइड कर सकते हो और उनको विश्वास दिला सकते हो कि भाई हम सेटल हो जाएं, नौकरी लग जाए, जॉब लग जाए। क्योंकि आप वो खुशकिस्मत व्यक्ति हैं, आप केवल एकमात्र वो खुशकिस्मत व्यक्ति हो जिसकी लाइफ में हर 1-2 महीने में वैकेंसी आती है। केवल आप ही एकमात्र ऐसे खुशकिस्मत हो, वरना आपको पता है ना दुनिया के बाकी के लोग नौकरी का नोटिफिकेशन पढ़ने को तरस रहे हैं। इसमें इंजीनियरिंग को तो दुनिया भूल सी गई है। सोच लेना आप, एक समय था जब बीटेक वाला व्यक्ति नर्सिंग करने वाले व्यक्ति को हंसता था। जिसने जो बीटेक कर रहा था, इंजीनियरिंग कर रहा था, उसको लगता था कि नर्सिंग वाले तो बेवकूफ होते हैं, ऐसे ही नर्सिंग वाले की मजाक बनाई जाती थी। आज नर्सिंग वाला उसको उसके घर में सफाई करने के लिए भी नहीं रख रहा है। बीटेक किए हुए बंदे आज प्लम्बर का काम करने आते हैं नर्सिंग किए हुए वाले के यहाँ, पता है आपको। तो जमाना कहां से कहां बदल गया। बीटेक वाला आज पर्दे लगा रहा है, बीटेक वाला कूलर से पंखे सही करने आ रहा है, एसी सही करने आ रहा है। ये हालत हो चुकी है बच्चों। कम से कम तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी ऐसी हालत तो नहीं हुई ना। तुम काम करोगे तो तुम्हारे ही प्रोफेशन का करोगे, ऐसे तो नहीं करोगे किसी के यहाँ लाइट पंखे सही करने जा रहे हो, कुर्सियां सही करने जा रहे हो या क्या करने जा रहे हो, ऐसा कुछ तो नहीं करना पड़े। तो मैं आज उस ईश्वर से भी कहता हूँ कि भैया बहुत बढ़िया किया तेने जो मुझे इस प्रोफेशन का हिस्सा बनाया। और मैं आप सबको भी यही कहता हूँ बेटा कि बहुत खुशकिस्मत हो आप लोग जो इस प्रोफेशन के हिस्से हो, और तुम्हारे हाथ में वो हुनर है जो हर किसी को स्माइल देता है, खुशी देता है, इवन जिंदगी देता है। राइट। तो आप सोचो कि आप कितने बड़े व्यक्ति हो। आपसे ज्यादा यूजफुल पर्सन इस लाइफ के अंदर नहीं है। जॉब लगना, ये सब चीजें धैर्य का फल होता है। जिसमें धैर्य नहीं है वो कभी सफल नहीं हो सकता, किसी भी चीज में नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके डिसीजन बहुत जल्द बदल जाते हैं। किसी भी काम में सफल होना है तो कंठस्थ होना पड़ेगा। किसी की डांटने से, सुविधाएं बंद कर देने से, चीखने से, चिल्लाने से, टीजिंग करने से, चिढ़ाने से कामयाब व्यक्ति अपना डिसीजन नहीं बदलते हैं। वो एक ही कहते हैं कि हाथ कुत्ते भौंकेंगे तो भी हाथी निकलेगा ही निकलेगा, चाहे कुत्ते सो ही क्यों ना भौंके एक साथ, कितने भी भौंके चाहे से, लेकिन हाथी फिर भी निकल के रहेगा। और वही अगर आपको सफल होना है, कामयाब होना है, तो इसी तरह की सोच के साथ अपना काम करें। जब भी कोई परेशानी आए बस व्हाट्सएप पे एक मैसेज छोड़ देना, आपके सर आपके साथ हैं, गाइड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, एडवाइस करने के लिए।
टिल सिलेक्शन, जॉब के बाद तक भी आपको एडवाइस करेंगे। मेरा सब स्टूडेंट्स के पास नंबर है, बस मैं कॉल अटेंड नहीं करता हूँ। केवल अगर आपको कुछ भी बात पूछनी है तो आप केवल एक मैसेज छोड़ दें और उसके बाद भूल जाएं। जब भी मुझे टाइम मिलता है दिन भर में सब बच्चों के रिप्लाई देता हूँ। ऐसा नहीं है किसी को भी मैसेज देख के अवॉइड किया जाता है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।